फाइन। तो हम पढ़ रहे थे प्रॉम्प्टिंग, और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट, जिसमें कि मैंने आपको फ्यू शॉट, वन शॉट, जीरो शॉट ऐसे करके बता दिया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट में। जीरो शॉट में तो जो आप प्रॉम्प्ट देते हैं सिंपल, वही आप एलएलएम को दोगे। तो प्रॉम्प्ट एक्चुअली है क्या? इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विद द एलएलएम। भाई मेरे को उससे बात करना है, तो एक टेक्स्ट तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना उसे। ठीक है, आई नीड टू डू अ क्वेरी टू द एलएलएम, तो वो प्रॉम्प्ट वही है। तो जीरो शॉट में आपने कुछ भी आप ऐसे रैंडमली एक जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए सेंटेंस उसको दे रहे हो, वो रिप्लाई कर देगा उसका। ठीक है। वन शॉट में आपने क्या करा? वन शॉट में आपने कंटेक्स्ट दिया। एम आई राइट? ठीक है, यू गिव द कंटेक्स्ट कि भाई एक काम कर, मैं तेरे को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे को इसके अकॉर्डिंग आंसर चाहिए, तो वो वन शॉट हो गया। दैट मीन्स मिनिमम यू आर गिविंग वन एग्जाम्पल टू द एलएलएम कि तुम्हें किस टाइप से जो है आंसर चाहिए, तो वो वन शॉट हो गया। और फ्यू शॉट में आप वन से ज्यादा एग्जाम्पल दे दो एलएलएम को। ठीक है, और उसको कोशिश करो समझाने की कि हमें आंसर कैसा चाहिए, तो वो फ्यू शॉट हो गया। फॉर एग्जांपल आपने टू जो है उसको सैंपल प्रोवाइड करे या टू एग्जांपल्स प्रोवाइड करे और बोला कि देख भाई इसको समझ ले और इसके अनुसार हमको आंसर बना के दे देना, तो वो बना के दे देगा आपको। ये फ्यू शॉट हो गया। फिर चेन ऑफ थॉट्स होता है। चेन ऑफ थॉट्स में आप उससे जो है, क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि एक बार में आंसर नहीं आने वाला, या हमें ऐसा लगता है इससे कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करते रहना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड अस चेन ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो आपने क्वेरी करी, आपने प्रॉम्प्ट दिया, एलएलएम ने कुछ रिजल्ट बना के दे दिया, और फिर आपने फिर क्वेरी करी उसी के रिगार्ड्स में, उसने फिर आंसर बना के दे दिया, आपने फिर क्वेरी करी, उसने फिर आंसर बना के दे दिया। यानी क्या है कि आप इनिशियली एलएलएम को एक बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोगे, और उसके आंसर को आप चेन ऑफ थॉट्स के माध्यम से फिल्टर करते या करवाने के लिए उसको मल्टीपल क्वेरी या मल्टीपल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगा, ताकि ये रिफाइन करते हुए करवाते हुए उससे आप फाइनल आंसर ऐसा बनवा लो कि हाँ यही चाहिए था मेरे को। मतलब देर इज कंटिन्यूस या सीक्वेंस ऑफ द प्रॉम्प्ट्स एंड द रिप्लाईज फ्रॉम द एलएलएम, ये होगा। इसको चेन ऑफ थॉट की कैटेगरी में कहते हैं। ऑल राइट, तो अभी ये आपके सामने वाइट शीट है, और क्या हुआ कि जैसे ही एलएलएम्स आए, तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बड़ी फेमस हो गई। ठीक है, और ये बोला गया कि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स है उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और इनको हायर किया जा रहा है। ठीक, ताकि आप इफेक्टिव रिजल्ट्स बनवा सकें एलएलएम से। ओके, तो इसके लिए भी स्किल चाहिए। देखिए वो है टूल, है ना। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमें कोई भी टूल या सॉफ्टवेयर पकड़ा दिया तो हम उसको कैसे भी जो है अपने मन हिसाब से, ना ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको उस टूल को समझना पड़ेगा। तो ये जनरेटिव एआई इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं कि हम उस टूल को समझें कि वो काम कैसे करता है। ये पूरा कोर्स ही उस पर बेस्ड है कि हम समझना चाह रहे हैं कि वो काम करता कैसे, और ये समझेंगे तो जाके उसका प्रॉपर यूज कर पाएंगे। ठीक, इसी को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, टू अंडरस्टैंड हाउ टू गिव अ प्रॉम्प्ट टू द एलएलएम, वी वांट टू understand, we want to develop skills how to interact with the LLM। ठीक है, अब भले ही वो आपकी भाषा पर ट्रेन हुआ मॉडल है, लेकिन है तो मशीन, है ना। मशीन से कम्युनिकेट कर रहे हो ना आप हो ह्यूमन, और कर रहे हो कम्युनिकेट मशीन से। तो स्किल चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें।
और जितने भी आगे के मॉडल बन रहे हैं वो ये यही कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेरी कुछ दिन पहले आपसे बात हुई डीप लर्निंग की क्लास में, और वहाँ ये कहा कि मीरा मुराती बोल रही है कि हम पीएचडी लेवल का इंटेलिजेंस लाएंगे, ठीक है, जो GPT-5 होगा उसमें। तो क्या कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हम जो इंटरेक्शन हो रहा है ह्यूमंस और मशीन्स का ये और इफेक्टिव हो सके, तो उसके लिए ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली बात आई कि आप डेवलप करो ये स्किल। उसके लिए आप ऐसे प्रॉम्प्ट्स दो जिसमें आप एलएलएम को कमांड दे सको और उससे इफेक्टिव रिप्लाई ले सको। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं अपनी कंप्लीट स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड इसको और जो है समझते हैं। ठीक। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जैसा कि हम जानते हैं अभी वी आर इन अ वर्ल्ड ऑफ मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये बड़ा क्रूशल रोल प्ले कर रहे हैं लैंग्वेज मॉडल में। ठीक है, टू एनहांस इट्स परफॉर्मेंस। तो जैसे आपकी अच्छा कम्युनिकेशन होगा, आपने ये भी पढ़ा है कि फीडबैक भी होता है। ठीक है, जिसको आप ये कहते हो RLHF, रेनफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन फीडबैक। तो यदि अच्छा कम्युनिकेशन हुआ आप दोनों के बीच में, एलएलएम और ह्यूमन के बीच में, आपने पॉजिटिव फीडबैक दिया, उसको वो कंसिडर करते हुए अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर लेंगे कि हाँ ये वाला आंसर आता है तो ह्यूमंस आर हैप्पी, तो हमें मॉडल को इसी तरीके से ट्यून करना है ताकि वो आगे भी ऐसे रिप्लाई देता रहे। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग की नीड क्यों आ गई? क्योंकि भाई आपको जो है मॉडल की परफॉर्मेंस इनहेंस करना है, और बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर कंसाइज प्रॉम्प्ट मॉडल्स कैन बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वही मैंने कहा, स्किल सीखो कि प्रॉम्प्ट देना कैसे है। इट्स नॉट लाइक दैट यू आर गोइंग टू गिव। अब देखो, हमने वो अपनी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पढ़ा है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये पढ़ा है हमने सीएसई में, और बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो आप यदि गार्बेज प्रॉम्प्ट इनपुट करोगे जो समझ में आने वाला ना हो, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको सही आंसर बना के दे दे? पॉइंट इज क्लियर। तो आपको क्लियर कंसाइज प्रॉम्प्ट बना के देना है ताकि वो समझे। ठीक है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एम्बिग्विटी। जो भी परेशानियां हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, भाई आप क्लियर कॉन्साइज बना के दोगे तो ये लफड़े नहीं होंगे। ठीक है, एंड द मॉडल माइट फेस वाइल द प्रोसेसिंग द इनपुट, इंश्योरिंग द मॉडल्स कंप्यूटेशनल पावर इज यूटिलाइज इफेक्टिवली। देखिए भाई, कंप्यूटिंग तो होती है तो वो मशीन ना, है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो मॉडल मशीन लर्निंग पर बेस्ड है, उसकी ट्रेनिंग हुई है, तो उसको आपके प्रॉम्प्ट को इंटरप्रेट करने में भी तो समय लगेगा ना भाई, उसको रिसोर्सेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे? कंप्यूटेशनल पावर का मतलब क्या हुआ? उसको मेमोरी लगी, ठीक है, उसको प्रोसेसर लगा, तब जाके तो उसने आपको रिप्लाई बना के दिया, ऐसे तो नहीं दे दिया। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट दोगे तो उसको टाइम लगेगा उसकी तो अब मेरे साथ डिस्कशन ये भी होता है कि सर रिसर्च में नोवेलिटी कहाँ से लाएं? रिसर्च में नोवेलिटी का मतलब यही है कि आपने कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम करी और स्कोर कैसे हाई कर दिया, दैट इज द नोवेलिटी। यही होती है। आपने कोई आर्किटेक्चर बनाया, आपने उसमें लेयर्स दिए, आपने उसमें कंपोनेंट्स दिए, ऑब्वियसली वो सब लेयर कंपोनेंट्स कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, कंप्यूटेशन हो रहा होगा। अब आपने क्या उसमें ऐसा दिया जिसके कारण कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई और एक्यूरेसी या स्कोर अच्छा आया? यही रिसर्च है। ठीक, तो एम्बिग्विटी हैंडल करना है, आप जो है कोशिश करें कि इनपुट जो हो वो क्लियर हो ताकि वो गाइड कर सकें एलएलएम को सही दिशा में, और आप उससे प्रॉपर रिस्पॉन्स बनवा सकें। ओके, इट एड्स द मॉडल इन अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, इंप्रूविंग एफिशिएंसी,
तो efficiency is crucial in machine learning models, especially when dealing with the large data set and complex computation. तो आप ये जानते हैं भाई, ये है हैवी मॉडल, ये वैसे ही लमसम डेटा पर ट्रेन हुए हैं, और आप ये जानते हो कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और वो ऐसी बात करते हैं, ठीक है, इतने बिलियंस ऑफ पैरामीटर पर ट्रेंड मॉडल है। तो भाई यदि इतनी बात है और इतना कंप्यूटेशनल का मामला है, तो थोड़ा सा हमें संभल के चलना पड़ेगा। सो इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग अननेसेसरी कंप्यूटेशन। आपका प्रॉम्प्ट सही तो अननेसेसरी कंप्यूटेशन नहीं होंगे, आपको प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट। एंड जनरलाइजेशन, फैसिलिटिंग द जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन तो आपको शुरुआत से ही सिखाया जा रहा है। आपने ये पढ़ा ना मशीन लर्निंग में कि ना तो मेरा मॉडल ओवर फिटेड होना चाहिए, ना तो मेरा मॉडल अंडर फिटेड होना चाहिए, मेरा मॉडल जनरलाइज्ड होना चाहिए। जनरलाइज्ड बोले तो भाई ओवर फिटिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग पर एक्यूरेसी ज्यादा, टेस्टिंग पर फेल। अंडर फिटिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग पर ही एक्यूरेसी नहीं मिलती। यानी कि सीधी सीधी बात है, मेरा मॉडल यदि कुछ सीख रहा है, लर्न कर रहा है, डेटा के पैटर्न को समझ रहा है, तो भाई वो हाई वेरिएंस पे ना जाए यानी ओवर फिटिंग, और हाई बायस पे भी ना जाए यानी अंडर फिटिंग। तो वो बायस लो रखे और वेरिएंस एवरेज रखे, मैं लो नहीं कहूंगा, एवरेज वेरिएंस रखे, ठीक है। तो इस पर मुझे जनरलाइज्ड मॉडल बनता हुआ नजर आएगा, यही हम चाहते हैं, ठीक है। इंश्योरिंग रिलेवेंस ऑफ आउटपुट्स। भाई मशीन लर्निंग मॉडल से रेलेवेंट आउटपुट बनवाने, ठीक है, जो कि यूजफुल हो, हमारे काम के हो, नहीं तो कौन जो है इतना समय बर्बाद करेगा एलएलएम्स का। और हमने अभी तक ये देखा है और जानते भी हैं कि भाई ये तो काफ़ी कुछ मदद करते आ रहा है। एलएलएम ने काफ़ी चीज़ें बदल दी, अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, ठीक है। ऑलराइट। तो ये बात है। फिर आपको टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग की बात कहें तो ज़ीरो शॉट का मतलब ये है, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गिव some input to the LLM and you are desiring an output, ठीक है। सो इन जीरो शॉट यू कैन यूज अ मॉडल, ठीक है, जो कि प्री ट्रेंड है बड़े डेटा पर, टू मेक द प्रिडिक्शन। और एलएलएम में, लैंग्वेज मॉडल में भी मैंने आपको बता दिया लैंग्वेज मॉडल का काम क्या होता है, वो प्रिडिक्ट करता है कि अगला शब्द क्या होगा, यही लैंग्वेज मॉडल का काम है। आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात क्लियर है, बता चुका हूं मैं कि लैंग्वेज मॉडलिंग क्या होती है, प्रिडिक्शन ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। अब जैसे वो GPT-3 ले लो चाहे 3.5 ले लो, अब ऐसे तो लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बहुत हैं। तो बात फिर जो है वो बढ़ सकती है। कोर्स पर्सपेक्टिव यदि देखूं मैं तो LSTM, बाई LSTM, फिर उसके बाद ये बर्ट एनकोडिंग्स, ठीक है, ये भी है। अच्छा, प्रोजेक्ट में करवा चुका हूं, मैं समझा भी चुका हूं, बर्ट भी समझाया है, रोबर्ट भी समझाया है, ठीक है। और जो है और डिफरेंट टाइप्स के भी लैंग्वेज मॉडल बता चुका हूं मैं, ठीक है। ये क्लियर करा है, ओके। एंड वी डिड परफॉर्म्ड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और सेंटिमेंट एनालिसिस यूजिंग देम, ओके। तो यहाँ कहा टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है यूजिंग मॉडल GPT-3 और बर्ट, यानी फाइन ट्यूनिंग करनी है, उसको अपन कह रहे हैं फॉर जीरो शॉट लर्निंग, ठीक है। यानी हम इनपुट देंगे और उससे एक आउटपुट ले लेंगे, ये जीरो शॉट होगा। मतलब वही टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वो जीरो शॉट के अंदर आए। इस तरीके से जो है आपने एक कोड लिखा, ठीक है। यदि GPT-3 का एक्सेस है आपके पास तो आपने इंपोर्ट करा ओपन एआई, इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर की होती है, ओके। तो आपके चैट जीपीटी पर आपने अकाउंट बना रखा है तो आपको ओपन एआई की तरफ से की मिलेगी, बस इतना है कि वो एक्सपायर ना हो गई हो, ठीक है। तो आपको की मिलेगी, वो की को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना, ओके। एंड देन फिर ये रहा, आप जो है उससे रिस्पॉन्स बनवाएंगे, ठीक है। प्रॉम्प्ट आपने दे दिया ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश टेस्ट टू फ्रेंच, ठीक है। तो आप एक जो है प्रॉम्प्ट दोगे
और ये जो इंजन है डा विंसी, ये एक प्रकार का आर्किटेक्चर है, ओपन एआई का मॉडल है ये। डा विंसी इज अ मॉडल ऑफ ओपन एआई। ठीक है, और इनका जबरदस्त मॉडल है ये डा विंसी। ठीक है, इसका इस्तेमाल हो रहा। ठीक, मैक्सिमम 60 टोकन्स। ठीक है, यानी वो क्या करने वाला है, आप जानते हैं हर एक वर्ड को कंसिडर किया जाएगा, टोकनाइजेशन होगा, तो मैक्सिमम 60 टोकन्स के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है वी आर एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट। ठीक, और प्रिंट करवाना है फिर बाद में, कि जो पहला रिस्पॉन्स है भाई उसको सीधा प्रिंट करवा दो, द फर्स्ट रिस्पॉन्स नीड्स टू बी प्रिंटेड। चॉइस जीरो, टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप, यानी जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वर्ड के शुरुआत होने के पहले और सबसे लास्ट वाला वर्ड के बाद वाला एम्प्टी स्पेस, उसको निपटाना है। टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप टू रिमूव द एम्प्टी स्पेस एट द ओपनिंग एंड एट द एंड। ठीक है, और ये डिस्प्ले करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो भाई ऐसे हमने करा, ये आप देखिए ओपन एआई इंस्टॉल करिए और इसको इंपोर्ट करिए। यदि आपको ओपन एआई से लिंक करना है, मतलब उससे इंटरेक्ट करना है ओपन एआई से, क्योंकि वो जीपीटी ना उन्हीं का ही मॉडल है वो 3.5, और ये जो है 3। ठीक है, उन्हीं का ही है, तो आपको की चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए, तो एपीआई की डालो, तब जाके आप एक्सेस कर सकते हो उनका मॉडल, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, और फिर ये आपका जो है वो कोड था। ठीक, तो डा विंसी इंजन, यानी इट इज वन ऑफ द मोस्ट केपेबल मॉडल्स प्रोवाइडेड बाय ओपन एआई। ओके, एंड फिर आपने प्रॉम्प्ट दिया, बोला कि इंग्लिश को फ्रेंच में कन्वर्ट करो, तो आप लिख दो, दिस इज द प्रॉम्प्ट प्रोवाइडेड टू द मॉडल, इट आस्क्स द मॉडल टू ट्रांसलेट इंग्लिश टू फ्रेंच। ओके, ये है आपका एक्सप्लेनेशन इस चीज का, आप दे दो इंग्लिश में कुछ भी दे दो आप। ठीक, उसको फ्रेंच में कन्वर्ट करेगा, और मैक्स टोकन्स कितने हैं 60, दैट मीन्स ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन, वर्ड्स और पंक्चुएशन मार्क जो भी हो, वर्ड आ जाए पंक्चुएशन मार्क्स आ जाए, वो सब टोकन में होंगे। दैट मीन्स आपने इसको 60 पे सेट करा है, विच इज यूजुअली इनफ फॉर शॉर्ट सेंटेंसेस और द फ्रेजेस। तो जो भी रिस्पॉन्स जनरेट होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा 60 टोकन होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ऑलराइट, तो ये एक लिमिट है, सीधी सी बात कहना चाहूंगा मैं। आपके चैट जीपीटी में भी लिमिट है। ठीक है, वो ना तो ज्यादा डेटा एक्सेप्ट कर सकता है और ना ज्यादा वो आउटपुट करेगा। उसको जो भी बनाना है उतनी लिमिट के अंदर ही फाइनल आंसर उसको देना है। ठीक है, तो यहां हमने कहा कि भाई तू 60 टोकन के अंदर अपना आंसर दे देना। ओके, फिर आप रिस्पॉन्स प्रिंट करवा रहे हो उससे। ओके, रिस्पॉन्स प्रिंट करवा रहे हो, तो वी आर एक्सट्रैक्टिंग द टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट चॉइस। पहला रिस्पॉन्स तो कई बनते हैं, मैं ये भी बता दूं आपको, एक रिस्पॉन्स नहीं बनते, मल्टीपल रिस्पॉन्स बनते हैं। हम तो पहला वाला रिस्पॉन्स उठा रहे हैं, फर्स्ट चॉइस। ठीक है, हम पहला वाला रिस्पॉन्स पिकअप कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रिप लगाया ना, मैंने पहले भी कहा कि वाइट स्पेसेस को रिमूव कर रहे हैं, जो अपने सेंटेंस के पहले, स्टार्टिंग होने के पहले और सेंटेंस से खत्म होने के बाद जो वाइट स्पेस आया ना, उनको निपटा दो, स्ट्रिप करो, दैट्स इट, रिस्पॉन्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा हेलो हाउ आर यू, तो उसको वो फ्रेंच में ट्रांसलेट कर देगा। ओके, ये है इस कोड का एक्सप्लेनेशन। तो आपने कहा कि फ्यू शॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें आंसर चाहिए टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का। ओके, तो फाइन ट्यून कर दो आप अपने लैंग्वेज मॉडल को। सॉरी, जीरो शॉट का काम कर रहा हो ना, नॉट फ्यू शॉट, जीरो शॉट। ठीक है, तो फाइन ट्यून कर दो आप अपने मॉडल को, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। ठीक है, सेंटीमेंट एनालिसिस के तौर पर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आता है वो। ओके, तो दिस इज जीरो शॉट। वन शॉट में, फ्यू शॉट में मैंने आपसे कहा था कि आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, तो ये फ्यू शॉट है, इसके पहले वन शॉट आता है, तो आपको एग्जाम्पल देकर चलो कि क्या बनवाना है आपको। जैसे कि हमने ये दिया कि कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये प्रॉम्प्ट में देना पड़ेगा आपको, कि कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस है, जर्मनी का बर्लिन है, जापान का
टोक्यो है तो इंडिया का कैपिटल बता दे भाई क्या है। ठीक है, बाकी तो चीजें वैसी की वैसी हैं, तो ये दे देगा कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, दैट्स इट, ये आंसर आ जाएगा। आपने उससे बोला ना कि भाई ऐसे करके क्वेश्चन आंसर है, या वो सीधा न्यू दिल्ली दे देगा सिर्फ, वो पूरा लिखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको बोला है कि इस तरीके से आंसर चाहिए मुझे, ये क्वेश्चन आंसर है। तो मैंने तो उससे पूछा कि कैपिटल क्या है इंडिया का, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो सिर्फ न्यू दिल्ली उसको देना है, ये समझ जाएगा वो इस तरीके से कि हाँ यदि क्वेश्चन आता है तो आंसर ऐसा देना है। ठीक है, तो वो न्यू दिल्ली दे देगा। ये फ्यू शॉट है, यानी कितने एग्जाम्पल दिए आपने, 1 2 3। वन शॉट में क्या कर रहे हैं अपन, एक ही एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, हमने उससे कहा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो वो पेरिस होता है। फिर अपन ने कहा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो दे देगा न्यू दिल्ली। यानी वो एक एग्जाम्पल में समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको 2 3 एग्जाम्पल दो समझाने के लिए, यदि टास्क कॉम्प्लेक्स है तो। दैट इज कॉल्ड फ्यू शॉट। एक एग्जाम्पल दिया तो वन शॉट, और कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, सिंपल अब इंटरेक्शन कर रहे हो तो जीरो शॉट। और उसमें भी उसने कहा है कि जीरो शॉट में अपन फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, यानी जैसे मान के चलो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या सेंटिमेंट एनालिसिस का प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, वो कर रहे हो, तो अपन फ्यू शॉट कर रहे हैं, सॉरी हम कर रहे हैं जीरो शॉट। ठीक है, वो क्या है कि वर्डिंग लेने में हो जाता है। ओके, सो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं अपन, इम्प्लीमेंटिंग प्रॉम्प्टिंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम्स। चलिए ठीक है, तो ये लैंग्वेज मॉडल है, आपने इनपुट दिया, ठीक है, और ये टेक्स्ट जनरेट होके आपके सामने आया। ओके, ऐसे काम होता है। तो प्रॉम्प्ट दिया जहां पर आपने टास्क का डिस्क्रिप्शन दिया, और ये टेक्स्ट जनरेट होके आया। तो चूज अ अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, आपको काम क्या करना है, पहले ये भी तो देखो आप। जीरो शॉट में ये है कि कोई व्हेन यू हैव नो लेबल्ड डेटा फॉर योर टास्क, इट्स सुटेबल फॉर क्रिएटिंग अ डेटा सेट व्हेन द डेटा सेट इज इम्प्रैक्टिकल। कोई लेबल्ड नहीं है। Opt for zero shot learning when you have no labeled data for your task. It's suitable for tasks where creating a data set is impractical. ऐसा कुछ डेटा सेट नहीं बन रहा, क्रिएटिंग अ डेटा सेट इज इम्प्रैक्टिकल। दैट मीन्स आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है मशीन के साथ यहां पर, उसमें हम ये कह रहे हैं कि कोई डेटा सेट प्रिपेयर करने वाली बात नहीं है। ठीक है, देर इज नो वे टू क्रिएट अ डेटा सेट दैट इज इम्प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई डेटा सेट आप क्रिएट कर लो। द टास्क यू आर यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म सच काइंड ऑफ टास्क वेयर डेटा सेट इज इम्प्रैक्टिकल, नहीं बना सकते। आपने यहाँ ऊपर पढ़ा कि भाई मुझे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, आई नीड टू डू टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करने के लिए आपने फाइन ट्यूनिंग का इस्तेमाल करा, है ना, ऊपर ये पढ़ा था जीरो शॉट में, फाइन ट्यूनिंग का इस्तेमाल करा। ओके, यहां कोई एग्जाम्पल तो दिया नहीं। ठीक है, वी आर जस्ट वांट टू यूज अ मॉडल, प्री ट्रेन मॉडल, ओके, टू मेक प्रिडिक्शंस ऑन द टास्क इट हैज नेवर सीन बिफोर। जो उसने देखे ही नहीं है, जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं है, ऐसे टास्क आप देकर मॉडल से जवाब चाहते हो। ठीक है, ऑलराइट। तो क्या हुआ, ये क्या मीनिंग हुआ, दिस इज कंसिडर्ड टू बी एस जीरो शॉट। ओके, जैसे कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, सेंटीमेंट एनालिसिस में आपने मॉडल को फाइन ट्यून करा और उससे बोला कि भाई तू बता दे अब क्या सेंटीमेंट आया है। सो दोस टास्क वेयर या इट हैज नेवर सीन बिफोर, वो नहीं जानता इसके बारे में। ठीक है, तो आप उसको फाइन ट्यून करो ताकि वो अपने करस्पॉन्डिंग रिजल्ट दे सके, ये जीरो शॉट के अंदर आता है। मतलब जिसका आप एग्जाम्पल देकर उसको सिंपली नहीं समझा सकते। ठीक है, क्योंकि वन शॉट में तो एक एग्जांपल देकर उसको समझा सकते हो कि देख बेटा, कैपिटल फ्रांस का पेरिस होता है, एक एग्जांपल देकर उसको समझाया, हाँ तो बेटा सीख गया, हाँ हाँ पापा समझ गया मैं, ठीक है कि ये होता है। फ्यू शॉट में आपने बोला देख
फ्रांस का कैपिटल पेरिस होता है, जापान का कैपिटल टोक्यो होता है, और जर्मनी का कैपिटल बर्लिन होता है, तो इंडिया का बता क्या होता है? तो उसको कुछ और एग्जाम्पल देके समझाया। यहां पर कोई एग्जाम्पल देने के लिए है नहीं, मतलब मैं उसको ये कैसे बोल दूं कि देख ऐसी लाइन आई है तो इसका सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है, ऐसे नहीं समझ पाएगा भाई वो। उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा समझाने के लिए, ठीक है? दैट मीन्स इन जीरो शॉट लर्निंग यू कैन यूज अ मॉडल दैट हैज बीन प्री ट्रेन ऑन लार्ज डेटा, यानी वो बड़े डेटा सेट पर तो ट्रेंड है, उसमें कोई शक नहीं है। वी आर एक्सपेक्टिंग such kind of LLM to make prediction on tasks it has never seen before, जो उसने पहले कभी देखे नहीं है। आप उसको अपने अनुसार टास्क करवाने के लिए तैयार कर रहे हो, इसको कहते हैं जीरो शॉट। यहां कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते आप, एग्जाम्पल से बात नहीं बनने वाली, तभी उसका नाम जीरो शॉट है। एग्जाम्पल दे सकते होते तो वन शॉट होता, या फ्यू शॉट होता, या चेन ऑफ प्रॉम्प्टिंग करके भी उसको समझा सकते होते तो समझाते थे, लेकिन हम नहीं समझा पाएंगे उसे ये कलाकारी करने के बाद, क्योंकि हमें उसे अपने अनुसार तैयार करना है कि अब जब कभी भी मैं तेरे से बात करूं, इस रिगार्ड से बात करूं, मेरे को ऐसा ही आंसर चाहिए, ये वाला। तुम तो तैयार नहीं है, तुमको नहीं पता। हाँ, तुम्हें वर्ड्स का डेटाबेस तो है तुम्हारे पास, तुम ट्रेन इन पे हुए हो, लेकिन मुझे अपने अनुसार तुम्हें ट्यून करना है, ताकि तुम, जैसे मैंने क्या कहा, सिक्वल क्वेरी दी और उसका रिजल्ट बना लिया, तो मुझे अपने अनुसार उस एलएलएम को ट्रेन करना है, उसको कहते हैं जीरो शॉट। वो सिंपल मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स दो तीन देने से नहीं समझेगा वो, दैट इज जीरो शॉट। ठीक है, तो शॉर्ट का मतलब क्या, शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या है, ये आपके मन में सवाल आना, शॉर्ट का मतलब क्या है, व्हाट यू गेव टू द एलएलएम, दैट इज शॉर्ट। जीरो का मतलब कोई कंटेक्स्ट नहीं दिया, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, यह है जीरो शॉट। वन में एक दिया, फ्यू में और दे दिए, फिर चेन ऑफ थॉट्स में हम उससे प्रॉपर कन्वर्सेशन करके एक बड़ा प्रॉब्लम को रिफाइन करते करते छोटे लेवल पर ले आएंगे। ये होता है जीरो शॉट में, वन शॉट में, फ्यू शॉट में, और बात आगे अभी सामने आएगी। ठीक, ये फ्यू शॉट हो गया। ठीक है, फ्यू शॉट लर्निंग व्हेन यू हैव अ वेरी लिमिटेड डेटा सेट, इट्स आइडियल फॉर टास्क वेयर यू कैन प्रोवाइड फ्यू एग्जांपल। वही मैंने कहा, जहां पर एग्जाम्पल कुछ दे सकते हो वो फ्यू शॉट है, जहां पर एक एग्जाम्पल दे सकते हो वो वन शॉट है, जहां पर एग्जाम्पल दे नहीं सकते भाई, कि इतने एग्जाम्पल देने से मेरा मॉडल अब हाँ वो समझ गया कि इस सिक्वल की क्वेरी को मेरे को हमेशा यही करना है, ऐसा थोड़ी ना भाई, ऐसा नहीं होगा, फाइन ट्यून करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात है। तो आपको डिजाइन करना है प्रॉम्प्ट, ये कला है। तो आप अब समझ गए कि प्रॉम्प्टिंग कितने टाइप की होती, इन जनरल बताया मैंने। तो क्राफ्टिंग अ प्रॉम्प्ट इज क्रूशल फॉर गाइडिंग अ मॉडल। ठीक है, मॉडल को गाइड करना कि क्या आंसर बना दे, वो जरूरी है। सो वी हैव टू इंश्योर द प्रॉम्प्ट शुड हैव कंटेक्स्ट, इट शुड बी क्लियर। ओके, वी हैव टू यूज नेचुरल लैंग्वेज, ऑब्वियसली बात है, हिंदी आती तो हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश आती तो इंग्लिश बोलेंगे, आपकी जो इंग्लिश आती है उससे कम्युनिकेट करो। ठीक है, और अलग अलग प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेट कर करके देखो कि कौन सा वाला इफेक्टिव है, किससे मेरे को सही आंसर मिल सकता है। ठीक है, ये कर करके देखो। मॉडल की फाइन ट्यूनिंग भी करना है मुझे, ये भी होता है कि भाई मॉडल का परफॉर्मेंस जो है उसके पैरामीटर्स को चेंज करना। ठीक है, जैसे अभी ऊपर बात हुई, और हमने फाइन ट्यूनिंग ही करी है जितने भी प्रोजेक्ट करे हैं, चाहे लामा 2 कराओ, चाहे लामा 3 कराओ, चाहे लामा और अभी तो करा नहीं तो कोई दूसरा वर्जन गूगल का करा है अपन ने, गूगल जेमिनाई, उसकी करी है फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, तो हमारा कोशिश यही थी। अच्छा, ये सब करा है वहाँ प्रोजेक्ट्स में, ऑप्टिमाइजर भी लिया, एडम, ठीक है, एडम डब्लू, लर्निंग रेट भी सेट करा था फाइन ट्यूनिंग में, ये सब करा है वहाँ। ठीक है, ऑलराइट, और मॉनिटर करा कि परफॉर्मेंस कितनी आई, मतलब कुछ ईपोस तक उसको चलाया, देखा स्कोर क्या दे रहा है वो। ठीक है, तो अल्टीमेटली फाइन ट्यून यानी इट इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग द मॉडल पैरामीटर। कुछ लेयर के करेंगे भाई, सबके तो कर नहीं सकते, नहीं तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, इतने तो मेरे पास रिसोर्सेस ही नहीं है। वो केगल मना कर देगा, बोलेगा साहब अपनी बस की बात नहीं है। ठीक है, जीपीयू दे रहा हूँ, तो या तो आप T4 ले लो या P100 ले लो मुझसे,
इतने ले लो, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। और बड़ा मॉडल है वो, तो कुछ लेयर के पैरामीटर को एडजस्ट किया जा सकता है, उसके लिए भी आर्किटेक्चर में आपके पास सुविधा है। आपने पढ़ा है PEFT, पैरामीटर एफिशिएंट ट्यूनिंग, ठीक है, ये भी पढ़ा है आपने, PEFT, इसका इस्तेमाल होता है। ओके, और उसके पीछे फिर बैकबोन भी होता है, बैकबोन आर्किटेक्चर, ये भी जो है बातें हैं। तो पूरा तो फाइन ट्यून नहीं करते हम, यदि फाइन ट्यून करेंगे तो क्या करने वाले हैं, लिमिटेड जो लेयर्स है उनको फाइन ट्यून करेंगे। ठीक है, ये वाली बात हुई। एंड देन फिर कंसिडरेशंस बता दिए मैंने आपको कैसे करते हैं। मॉडल को इवेल्युएट कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं उसका परफॉर्मेंस। ठीक है, एक्यूरेसी, F1 स्कोर, ये सब निकाला जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और हम कोशिश ये करेंगे भाई कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट हो, मॉडल की परफॉर्मेंस बढ़े, आपको अच्छे रिजल्ट्स आए। ठीक है, तो यूज केसेस ऑफ प्रॉम्प्टिंग की बात करें तो जीरो शॉट में टेक्स्ट जो है आपने फाइन ट्यून करा और आपने वहां पर देखा। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं, टेक्स्ट जनरेशन इज ऑल्सो, ऑब्वियसली टेक्स्ट जनरेशन तो LLM में होता ही है। वी कैन यूज द प्रॉम्प्ट टू गाइड द मॉडल टू जनरेट द टेक्स्ट, ये तो अपन करते हैं। कंप्यूटर विजन, इमेज क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स एम्प्लॉय प्रॉम्प्टिंग टू असिस्ट द मॉडल्स टू एक्यूरेटली क्लासिफाई द इमेजेस, यहाँ पर भी इसका यूज केस बन रहा है, रोबोटिक्स में बन रहा है। ठीक है, ऑटोनोमस नेविगेशन में बन रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन आंसरिंग में बन रहा है। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन में बन रहा है। तो LLM का यूज केस तो यार हर जगह है, आप जहाँ पर भी आप देखें। ठीक है, तो LLM का जो है वो एप्लीकेशन बन रहा है। ठीक, आप उससे कोड बनवा लेते हो, बहुत सारे काम है आप जो उससे करवा रहे हो। ठीक है, तो बस इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग करोगे तो आपको रिजल्ट सही देगा, इस इन बातों का ध्यान रखना। तो मेरा यही कहना है, यदि आप कर रहे हो उससे कम्युनिकेट तो कंटेक्स्ट देकर करो, एग्जाम्पल देकर करो, तो सही रहेगा। ठीक, और नहीं एल्स में आप चेन ऑफ थॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और जो है आप कंटिन्यूस इंटरेक्शन करें, कोशिश करें कि नहीं मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, इससे बनवा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बातें हुई, कितने टाइप के प्रॉम्प्ट होते हैं उनकी बातें हुई हैं। ओके, और आप करते हैं, करते आ रहे हैं ये काम। ठीक है, आगे जो है और थोड़ा सा बेटर ये समझने के बाद मुझे लगता है आप यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, क्योंकि अब मुझे मूव करना है ट्रांसफॉर्मर पर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, अब भाई ये तो फेमस मूवी है ट्रांसफॉर्मर, और 2017 के अंदर रिसर्च पेपर आया, उसमें इसका जिक्र था, एक्चुअली अटेंशन मैकेनिज्म का था, अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, उसका जो है इस पेपर में उन्होंने जिक्र किया 2017 के अंदर। ऑलराइट, अब हाँ, अटेंशन इज ऑल यू नीड, यही था रिसर्च पेपर। ओके, तो हम उस पेपर के बारे में समझेंगे यहां पर। ठीक है, एंड देखेंगे, क्योंकि अब डिटेल में बात होगी ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर, इसके सारे कंपोनेंट हमको समझना है, ये आना चाहिए। भाई जीपीटी को हम पूरी तरीके से खंगाल लेंगे कि क्या है, क्या काम करा, ये चैट जीपीटी है क्या, हमको पूरा पता होना चाहिए, क्या आर्किटेक्चर है, कैसे वर्किंग है, वो हम अब एक्सप्लोर करेंगे यहाँ। ठीक है, अब एक्सप्लोरेशन के लिए उन्होंने कहा देखो अभी तक आप NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अच्छा क्या है कि जब LLMs और इनकी बात होती है तो NLP भी आना चाहिए, और NLP भी ऐसा नहीं है कि एक दिन में का बात है, इसमें भी टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि NLP आने के लिए आपको कुछ बेसिक्स जैसे स्ट्रिंग पता होना चाहिए, रेगुलर एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता होगा आपको, बेसिक प्रोजेक्ट कर रहे होने चाहिए NLP के। ठीक है, उसमें आप प्री प्रोसेसिंग की स्टेप्स होती है ना, ये सारी आपको आनी चाहिए। तो फिर NLP का आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एंड देन फिर हम
LSTM, बाई LSTM, फिर थोड़ा सा हटते हुए बर्ट वगैरह, और फिर थोड़ा सा हटते हुए फिर जीपीटी पर आते हैं। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान दें। ओके, और नहीं पढ़ा है आपने तो आप करें। हाँ सर, अटेंशन मैकेनिज्म में करूंगा सर, एक्सप्लेन पूरा होगा। ठीक है, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड हियर, पूरा होगा। ट्रांसफार्मर तो मुझे पूरा एक्सप्लोर करना है। ठीक, तो इसको करने के पहले आपको सर आरएनएन के बारे में पता होना चाहिए। खैर आरएनएन इट्स नॉट न्यू टू अस, क्योंकि एलएसटीएम पढ़ चुके हैं, और एलएसटीएम आरएनएन का ही एक पार्ट था, क्योंकि आपके ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में एनकोडर डिकोडर आएगा। यही उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में बताया है, एनकोडर डिकोडर का प्रिंसिपल आएगा, और एनकोडर डिकोडर भी पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, एनकोडर में आपने क्या करा था? एनकोडर में आप हायर रिप्रेजेंटेशन को लोअर रिप्रेजेंटेशन में ला रहे थे। डिकोडर क्या करता था? उसका उल्टा करता था, लोअर रिप्रेजेंटेशन को हायर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया जा सकता था। ठीक है, ये काम कर रहे थे आप। ठीक है, यानी जितने को कंप्रेस करा उसको डीकंप्रेस करो, तो ये ट्रांसफॉर्मर में ये कलाकारी आएगी। ठीक है, विद सम मोर कॉन्सेप्ट्स। आपने लिखा ना, अटेंशन इज ऑल यू नीड, एवरीवन नीड्स अटेंशन। ठीक है, तो किस पर अटेंशन देना ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो वो अपन को देखने को मिलेगी यहाँ। तो आरएनएन जो है, मुझे आपको अच्छा क्यों बता रहे हो आरएनएन, क्या कारण बन गए? तो भाई कहानी ऐसी चल रही है कि आपको देना है टेक्स्ट एज एन इनपुट, एज अ प्रॉम्प्ट, और आपको टेक्स्ट एज एन आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो इनपुट टेक्स्ट और आउटपुट भी टेक्स्ट, ये आपको चाहिए। और आपसे मेरी बात हुई है एलएसटीएम के अंदर कि भाई इंटरप्रिटेशन यदि टेक्स्ट दे रहे हो एज एन इनपुट, तो यह है सिक्वेंशियल डेटा। ठीक है, सिक्वेंशियल, तो सिक्वेंशियल डेटा का इंटरप्रिटेशन कौन करता है? हु इज गोइंग टू इंटरप्रेट अ सिक्वेंशियल डेटा? उसके लिए भाई मेरे को न्यूरल नेटवर्क जो चाहिए, क्योंकि आरएनएन तो न्यूरल नेटवर्क है, लेकिन वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। रिकरेंट का मतलब रिपीटिंग। ठीक है, अब वो रिपीटिंग कैसे है, क्या है, उसके बारे में अभी अपन बात करते हैं, क्योंकि सिक्वेंशियल डेटा का इंटरप्रिटेशन ये करेंगे, इस प्रकार के आर्किटेक्चर करेंगे, स्पेशल आर्किटेक्चर्स करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन। आप नॉर्मल आर्किटेक्चर को अभी इग्नोर करें, क्योंकि ये बेटर आर्किटेक्चर्स हैं। ठीक, क्या होगा देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। आइए चलो। सो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ओके, व्हाट डज इट मीन्स? अब सिंपल एग्जांपल दिया गया कि क्या आपने कभी सोचा है कि फोन कैसे ट्रांसलेट करता? योर फोन, हाउ इट ट्रांसलेट द लैंग्वेज और प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड यू आर टाइपिंग? मतलब ये क्या मैटर है? ओके, क्या नेक्स्ट वर्ड है, कैसे इंटरप्रिटेशन हो रहा है, आप जो बोल रहे हो ये क्या रोल चल रहा है पीछे, हाउ दिस इज गोइंग ऑन? अब यहां कहा गया कि दिस इज समथिंग कॉल्ड एज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, आरएनएन फॉर शॉर्ट। RNN are super smart machine that can learn from the sequences like sentences or a music. तो सीक्वेंस, डेटा को एक सीक्वेंस में देना, आपने मशीन लर्निंग में जो डेटा का इंटरप्रिटेशन करा, एनालिसिस करा, मॉडलिंग करी, भाई वो सीक्वेंस का डेटा नहीं था, आपने एक्सेल शीट वाले डेटा पे काम करा। यहां पर आप ये कहते थे हाई डायमेंशनल डेटा है, ओके, और आप मॉडल को दे देते थे एनालिसिस करने के बाद, पूरी प्री प्रोसेसिंग क्लियर करने के बाद कि भाई तू उस पर ट्रेन हो जा और प्रिडिक्शन दे देना। इतना करा, ये कोई सिक्वेंशियल डेटा थोड़ी ही था। अच्छा, आप बोलोगे सर ये टेक्स्ट के डेटा को तो हम एमएल भी लगा सकते हैं, लगाओ, लेकिन क्या क्वेश्चन ये उठेगा उसको एज अ सीक्वेंस ट्रीट कर रहे हो? क्या आपने एज अ सीक्वेंस उसको ट्रीट करा? आपको टेक्स्ट क्लासिफिकेशन यदि करना है तो एमएल
क्या लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं, लगाते हैं। किसने मना करा? नहीं, लगाते हैं बिल्कुल। मशीन लर्निंग मॉडल आर एप्लीकेबल फॉर दैट। कर सकते हो। तो आप मशीन लर्निंग मॉडल लगाओगे तो टेक्स्ट को पहले न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करो, है ना? उसकी बनाओगे तुम इसी फॉर्मेट में मैट्रिक्स, यानी अल्टीमेटली आपको जो टेक्स्ट डेटा है उसे इसी वे में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, है ना? इसी स्ट्रक्चर में उसको लेकर आना पड़ेगा, उसको हाई डायमेंशनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तब जाके उसका एनालिसिस या मॉडलिंग होगा, वरना नहीं होगा। अब वो बेचारा डेटा तो सिक्वेंशियल डेटा था, उसको तुमने हर एक वर्ड को नंबर में कन्वर्ट करा, उसकी बना दी मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का फिर तुमने मशीन लर्निंग मॉडल अपना लगा दिया, जो करते थे सुपरवाइज्ड, ठीक है, क्लासिफिकेशन करते थे, करा आपने। ओके, ठीक। अच्छा, डीप लर्निंग में, हाँ भाई डीप लर्निंग में भी, लेकिन डीप लर्निंग और इससे बेटर है मशीन लर्निंग से, क्योंकि डीप लर्निंग का इनकोर ये काम है कि नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशंस को कैप्चर करना, ठीक है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना डेटा में। तो ये डीप लर्निंग का काम है, और वहां न्यूरल ट्रेनिंग होगी तो ऑब्वियसली अब आपके टेक्स्ट को समझा जाएगा, बेटर समझा जाएगा। और डीप लर्निंग के ही ये जो एडवांस्ड आर्किटेक्चर्स हैं, ये RNN LSTM उसी में ही आते हैं। ओके, तो इनको ऐसे आर्किटेक्चर्स जो आपके बनाए हैं, सीक्वेंस डेटा को कैसे इंटरप्रेट करेंगे ये अपन को समझना पड़ेगा। अब ये अपने ही क्वेश्चंस, अपनी ही क्वेरी कि भाई मैं किस डेटा पर काम करता हूं, मुझे डेटा की अंडरस्टैंडिंग हो, उसके बाद मैं उसके कंटेक्स्ट या उसके रेलेवेंट आर्किटेक्चर बना सकूं, ठीक है। मतलब मुझे पता तो हो कौन सा आर्किटेक्चर इसके लिए एप्लीकेबल है, ताकि मेरे को वहां से अच्छा स्कोर मिल पाएगा। रैंडमली कुछ भी कहीं लगाते रहेंगे हम तो हमें स्कोर कहां अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो भाई टेक्स्ट तो सीक्वेंस डेटा, ऑडियो भी सीक्वेंस में होगा, ठीक है, ऑडियो भी सीक्वेंस में होगा, बोल रहे होंगे वहां पे। आप कहोगे सर वीडियो, हाँ वीडियो में भी तो स्ट्रीमिंग होती है, वीडियो भी तो स्ट्रीम करता है। तो भाई इनके लिए अलग एल्गोरिथम्स बनी है, क्योंकि ये डिफरेंट मोड्स ऑफ डेटा हैं। ऑडियो अलग है, वीडियो अलग है, टेक्स्ट अलग है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग अपनी एल्गोरिथम बनी है, ठीक है। तो भाई बात ये हुई कि सर सिक्वेंशियल डेटा पर मेरे को काम करना है, उसका इंटरप्रिटेशन करना है, तो मेरे को बताओ क्या करें, ठीक है। क्योंकि मुझे देना है प्रॉम्प्ट जो कि एक सीक्वेंस होगा, एक टेक्स्ट होगा जो देना पड़ेगा। इसका क्या होगा जब मैं LLM में दूंगा, तो क्या करता है LLM, इसका कैसे इंटरप्रेट करता है इसको, ये अब मुझे समझ में आए तो बात बनी। तो भाई उसी के लिए अपन जो है पढ़ रहे हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट रिपीटिंग और एक न्यूरल नेटवर्क। और यहाँ पर बताया गया है कि भाई RNN को लैंग्वेज ट्रांसलेशन में, चैटबॉट में, वीडियो एनालिटिक्स में, स्टॉक मार्केट में, मेडिकल में, जहां पर सिक्वेंशियल डेटा हो वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा RNN को। तो टेक्स्ट में है और टाइम सीरीज में भी सिक्वेंशियल डेटा, ठीक है, वहां पर भी RNN का यूज होगा। तो टाइम सीरीज, अब ये स्टॉक मार्केट वो डेली होता है ना, डेली का डेटा देते हैं ना, तो टाइम सीरीज में ही आता है, RNN का इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए और पढ़ते हैं। तो सर RNN में आपने कहा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एक प्रकार का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जो कि हैंडल करता है सिक्वेंशियल डेटा को। तो रिकरेंट का मतलब रिपीटिंग। तो सर हमने तो डीप लर्निंग में फीड फॉरवर्ड पढ़ा था कि जो भी जाता है वो आगे ही फ्लो होता है डेटा का, है ना, ये हमने पढ़ा है। ये फीड फॉरवर्ड, सर ये तो हमको जानकारी है, आपने डीप लर्निंग में फीड फॉरवर्ड पढ़ाया था। ये कौन सी नई समस्या आ गई है रिपीटिंग वाली, ठीक है। आपने जो आर्किटेक्चर डीप लर्निंग में पढ़ा उसको फीड फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक। ये थे इनपुट्स,
और ये आपकी इनपुट लेयर थी, ये आपकी हिडन लेयर्स हैं, इंटरमीडिएट लेयर्स हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ये फीड फॉरवर्ड है। ठीक है, इन पे न्यूरॉन है। ठीक है, हर एक न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा। और यहाँ पर प्रिडिक्शन आएगा, फिर एरर निकालोगे, फिर वापस घुमा के क्या करोगे, बैक ट्रैकिंग करोगे। तो ये आपने पढ़ा है, फीड फॉरवर्ड एंड बैक ट्रैकिंग नॉर्मली यही होता है न्यूरल नेटवर्क में। अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि तुमने कहा कि सर घुमा के यहीं पर ही लगा दो। अरे भाई ये कैसे हो जाएगा सर, ये कैसे काम हो जाएगा, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी मेरे को। तो पहले मैं ये तो समझू सिक्वेंशियल डेटा होता क्या है, सिक्वेंशियल डेटा क्या होता है, और क्यों जरूरत पड़ी ऐसे आर्किटेक्चर बनाने की, इंटरप्रिटेशन कैसे होगा सीक्वेंस का। अभी मेरे को यदि कोई ना बताए तो मैं ये कहूंगा, जैसे लिखा माय नेम इस निर्मल। अब पहले आया माय, फिर आया नेम, फिर आया इस, फिर आया निर्मल। तो भाई ये वर्ड्स एक सीक्वेंस में लिखे गए हैं तभी जाके ये मीनिंगफुल होंगे, वरना किसी काम के नहीं। ठीक है, अब इससे ये पता चल रहा है कि मेरा नाम निर्मल है, और जब ये पूरा टेक्स्ट कहा जाएगा, लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, तभी तो पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो पहले आएगा माय, फिर आएगा नेम, मतलब एक प्रॉपर इंग्लिश की बात है ना। तो ये जाके समझ में आएगा, तो सीक्वेंस में है ये। अब मैं लिख दूं नेम निर्मल इस माय, तो तुम बोलोगे अरे भाई कौन सी अंग्रेजी बोल रहा है ये तो रॉन्ग सीक्वेंस हो गया सर, रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हो गया। यदि मैं लिख दूं नेम निर्मल इस माय, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर सीक्वेंस समझो। ठीक, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सीएनएन वो फीड फॉरवर्ड पे काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां सिक्वेंशियल डेटा जो है वो हम नहीं ले रहे, वहां जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो आगे की तरफ ही हो रही है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में इंफॉर्मेशन पीछे भी जा सकती है, इट कैन फ्लो बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, इट कैन फ्लो इन अ फॉर्म ऑफ अ लूप, है ना, लूप्स हैं तो लूप में वो रिपीट भी हो सकती है। ठीक है, अलाउइंग द नेटवर्क टू कंसिडर द पास्ट इंफॉर्मेशन व्हेन प्रोसेसिंग द करंट इनपुट। तो भाई आपसे एलएसटीएम में यही तो कहा था कि पास्ट इंफॉर्मेशन को याद रखने का। तो सिक्वेंशियल डेटा से क्या हुआ, आपको पूरी कहानी बता चुका हूं एलएसटीएम में। आपको याद था ना कि एक राजा था, उसने लड़ाई लड़ी, फिर उसका बेटा आया, उसने लड़ाई लड़ी, फिर उसका बेटा आया, उसने लड़ाई लड़ी। आपको बताइए मैंने स्टोरी एलएसटीएम में, यदि याद हो तो। और ये भी कहा था कि वो बहुत बड़ा वॉरियर था, लेकिन वो लड़ाई में हार गया एंड उसकी डेथ हुई। फिर उसके बेटे ने लड़ाई लड़ी, वो हारा, उसकी डेथ हुई। फिर इसने लड़ी। तो भाई ये कहानी चलते आ रही है ना। सीक्वेंस का मतलब यही है कि कोई भी बात कंटिन्यूएशन में चलती आ रही है, लंबे समय तक, लंबे समय से चलती आ रही है। और मुझे आगे का पता लगाना है, बताना है, तो उसके लिए मुझे पीछे की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप मुझे कुछ क्वेश्चन करें किसी बात को लेकर और मैं आपको कुछ भी उटपटांग जवाब दूं, या उसके बारे में ना कहूं जिससे क्वेश्चन, जिसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा, तो किसी मतलब ही नहीं है। तो सिक्वेंशियल डेटा क्या होता है, क्या बात हुई, सिक्वेंशियल का डेटा का मतलब यही है कि कोई भी स्टोरी चलते आ रही है। ठीक है, वो सिक्वेंशियल डेटा है। जैसे मैंने लिखा माय नेम इज निर्मल, आई एम योर एआई टीचर। ठीक है, एआई ट्रेनर।
टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो ये चलते आ रहा है। ठीक है, इससे आपको कुछ जानकारी मिल रही है, हासिल हो रही है। ठीक है, सिक्वेंशियल डेटा में यही करना पड़ता है। अभी और बात खुल के सामने आएगी। तो फीड फॉरवर्ड में पुरानी इंफॉर्मेशन का कोई लफड़ा धपड़ा नहीं है भाई। मेरे को पुरानी इंफॉर्मेशन का याद व्याद नहीं रखना। फीड फॉरवर्ड में ये काम नहीं होता, सीएनएन में भी नहीं होता कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क कि मेरे को पुरानी इंफॉर्मेशन याद रखना। क्या करूंगा मैं पुरानी इंफॉर्मेशन को याद रख के वहां पर? ठीक है, ऐसा नहीं आता। तो फिर क्या आता है वहां पर भाई? फीड फॉरवर्ड करते हुए अपन प्रिडिक्शन निकालते हैं। यहाँ पर मुझे पुरानी इंफॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा। एंड अनलाइक द ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क वेयर ईच इनपुट इज इंडिपेंडेंट, आरएनएन कैन एक्सेस एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस इनपुट। तो प्रीवियस इनपुट की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है मुझे, ये काम कर सकते हैं। दिस मेक्स पर्टिकुलर यूजफुल टास्क फॉर इन्वॉल्व सिक्वेंसेस, यही सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक है, लाइक टेक्स्ट, स्पीच, टाइम और द सीरीज डेटा, यही सीक्वेंस बनाते हैं। कल क्या था, आज ये है, परसों क्या होगा। तो जब मुझे कल का नहीं पता, कल के कल का नहीं पता, तो मैं परसों के बारे में कैसे बता दूंगा भाई? मेरा नाम निर्मल है, मैं आपका एआई टीचर हूं, मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। तो कल का आपका प्रिडिक्शन आज ये सकता है कि सर आप टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग पढ़ाओगे, है ना? सीक्वेंस ऐसी बनेगा, तभी पता चलेगा। सिंपल एएनएन सीएनएन में ये बातें नहीं होती। ठीक है, पुरानी इंफॉर्मेशन की जानकारी नहीं चाहिए। तो सिक्वेंशियल डेटा क्या है? जो कि स्पेसिफिक ऑर्डर में है। एन ऑर्डर मैटर करता है यहां पे। ईच पीस ऑफ डेटा इन द सीक्वेंस इज रिलेटेड टू वंस बिफोर एंड आफ्टर इट। तभी तभी तो स्टोरी कंप्लीट हुई है। आज ये हुआ, कल ये हुआ, परसों ये होगा, ये स्टोरी तभी तो कंप्लीट होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल तो यार कुछ भी ले लो। ये अंग्रेजी में दे रखा है एग्जाम्पल की, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ऑन द लेजी डॉग, ईच वर्ड इन अ सीक्वेंस इज अ पीस ऑफ डेटा। ऑर्डर ऑफ द वर्ड, देखो मैंने क्या कहा था ऊपर, पहले ही समझा जाए। ऑर्डर ऑफ द वर्ड इज क्रूशल। उससे कुछ मीनिंग तो निकले, उससे कुछ जो है सिमेंटिक्स का मतलब ये तो मीनिंग और सिंटेक्स प्रॉपर होना चाहिए वर्ड। यदि मैं ऐसा लिख दूं कि फॉक्स ब्राउन क्विक द जम्प्स ओवर लेजी डॉग, तो ये तो नॉनसेंस है। तो सिंटेक्स तो प्रॉपर हो जिससे मीनिंग निकले। ठीक है, तो सिक्वेंशियल डेटा का मतलब यही होता है कि ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर मैटर करता है, यानी इवेंट्स मैटर करते हैं। ओके, अभी क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये मैटर करते हैं, यही सिक्वेंशियल डेटा होता है। और रिकरेंट या रिपीट का मतलब यह है कि मैं जो पहले हो चुका है उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लूं, ताकि मैं नेक्स्ट क्या होगा उसके बारे में बता सकूं। ठीक है, ऑल राइट। तो टाइम सीरीज डेटा हो गया, ये भी आप देखते हैं डे वाइज चलता है। ठीक है, द डेटा पॉइंट्स आर कलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये होता है, हम करते भी, प्रोजेक्ट करे भी हमने स्टॉक मार्केट वाले। एनएलपी का जो टेक्स्ट वाला मैटर, वो भी सिक्वेंशियल होता है, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होता है उसमें। ठीक है, वर्ड्स का ऑर्डर होता है मीनिंगफुल, मीनिंगफुल। ठीक है, तो यदि कोई भी चीज ऑर्डर में दी गई है वही सिक्वेंशियल डेटा है। दैट कन्वे मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज। स्पीच सीक्वेंस में होगी, वीडियो स्ट्रीम होगा, सीक्वेंस में होगा। ठीक है, ऑब्वियसली। तो आरएनएन क्या है भाई? वाई रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, जो हमारे एएनएन मॉडल हैं पुराने,
जो फीड फॉरवर्ड वाले हैं वो स्ट्रगल करते हैं सिक्वेंशियल डेटा पे, बिकॉज दे रिक्वायर फिक्स्ड साइज इनपुट्स। ईच इनपुट इन द एएनएन इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली। यही तो लफड़ा था, और यही तो मैंने आपको कुछ देर पहले मशीन लर्निंग के साथ बोला। ऐसा नहीं है कि मशीन लर्निंग से अपन कुछ काम नहीं कर सकते, टेक्स्ट के ऊपर करते हैं। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एमएल का मॉडल भी करता है, लेकिन वो सिक्वेंशियल डील नहीं करेगा ना भाई। वो तो क्या करेगा, वो तो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को न्यूमेरिकली अनोटेट कर देगा, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल सिंपल मैथमेटिकल मॉडल होते हैं। उनमें तो नंबर को इनपुट करा जाता है इक्वेशन के अंदर, और वहां से रिजल्ट लिए जाते हैं। वो थोड़ी ना इतना दिमाग लगा रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस में है या प्रॉपर फॉर्मेट में है या इसमें कोई सिंटेक्स मेंटेन हो रहा है ना, काहे का, कुछ नहीं। तो ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी जो सीक्वेंस को इंपॉर्टेंस नहीं देते, और मशीन लर्निंग तो वैसे ही नहीं देती। ठीक है, तो इनसे आप ये कहें कि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, या ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, और रिलेशनशिप्स, तो ये नहीं हो पाएगा, वो फेल है। ठीक है, तो भाई जैसे यहाँ कहा ना कि हमें पैडिंग वगैरह करना रहती है, यदि शॉर्टर सीक्वेंसेस होते हैं तो वर्ड्स के पीछे जब न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हो ना, तो शॉर्टर सीक्वेंसेस आता है तो पीछे जीरो लगाने पड़ते हैं। ठीक है, टू कंप्लीट। ठीक है, तो पैडिंग होती है ताकि सारे वर्ड्स, जो सारे सेंटेंसेस जो है उनकी लेंथ बराबर हो जाए। ये काम करना पड़ता है यहाँ पर। अब पैडिंग पैडिंग में इररिलेवेंट जीरो लगाने पड़ते हैं जो जरूरत ही नहीं थे भाई। ठीक है, अब बताऊं, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मैट्रिक्स के अंदर यहाँ रखनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने लिखा माई नेम इज निर्मल, माई नेम इज निर्मल, इसमें कितने वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं। ठीक है, और फिर दूसरा सेंटेंस लिखा आई एम योर एआई इंस्ट्रक्टर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू RNN टुडे। एक ये सेंटेंस बना, तो ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस बन गया। और वो वाला जो सेंटेंस है वो रो नंबर 2 में आएगा। तो रो नंबर 2 में जब मैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इनपुट करूंगा तो भाई वो इतनी बड़ी हो जाएगी। ऊपर वाले सेंटेंस में से 4 ही शब्द थे, नीचे वाले सेंटेंस में इतने सारे शब्द थे, और भाई मैं खाली तो नहीं रख सकता ऊपर वाला, तो मेरे को जबरदस्ती यहां पर जीरो लगाना पड़ेगा ताकि वो कंप्लीट हो जाए, ताकि मेरी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाए। तो जो सबसे बड़ा सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा सीक्वेंस होता है उतना मेरे को जीरो से फिलअप करना पड़ेगा, यदि छोटे टेक्स्ट वाले सेंटेंस में नहीं है बन पा रहे हैं, तो ये अननेसेसरी पैडिंग करनी पड़ी मेरे को, ये कह रहा है। और तभी अपन, चलो ये तो अपना बात हुआ, ये मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, ठीक है, वहां पर ये काम करके अपन को चलना पड़ेगा, यही कह रहा है वो। अननेसेसरी जीरो लगाना पड़ेंगे। अब ये कंप्यूटेशनल ओवरहेड बढ़ाएगा, अननेसेसरी लगा दिए, और वैसे सीक्वेंस मिला नहीं तो कोई मतलब ही नहीं, सीक्वेंस था ही नहीं। हमने कौन सा ANN के अंदर सीक्वेंस पास कर दिया, हमने तो ये टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करके और दे दिया कि ले भाई ऐसा ये नंबर हैं, तो इन्हीं को समझ ले, नंबर को, इन नंबरों के बीच में तू पैटर्न एनालिसिस कर ले। यही करा अपन ने, और क्या करा, कौन सी सिक्वेंशियल इंफॉर्मेशन का महत्व समझाया गया उन्हें, उसने इंटरप्रिटेशन ही नहीं करा ऐसा। कौन सी इसमें पास्ट इंफॉर्मेशन को याद रखा गया, ना रखा गया। तो मतलब आप ये सोचिए कि रिसर्च पेपर 2017 में आया, उसने अटेंशन मैकेनिज्म दिया, वो किस चीज की अटेंशन की बात कर रहा है, वो ये यहीं से ही कहानी खुली है। तभी मैं कह रहा था आपसे शुरुआत में कि मेरे को आपको सोचने पे मजबूर करना, क्यों हुआ ऐसा, कारण तो बताओ क्यों हुआ। तो मशीन लर्निंग सिक्वेंशियल को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ न्यूमेरिक्स जब कन्वर्जन हो जाएगा टेक्स्ट का नंबर पे, तो वो अपनी इक्वेशनों में उन नंबरों को रख लेगा और आपको एक प्रिडिक्शन दे देगा, लेकिन सीक्वेंस सीक्वेंस उसको नहीं पता। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी नहीं कर पाएगा ये काम। हाँ, लेकिन आप ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को ANN की जगह RNN कर दोगे, रिकरेंट कर दोगे, तो भाई बात बन सकती है।
फॉर एग्जाम्पल इफ वी सेट अवर इनपुट साइज 5 वर्ड्स बट द यूजर गिव 15 वर्ड्स, तो ऐसे केस में भैया ANN कैसे हैंडल करेगा, तो बताओ कैसे हैंडल करेगा वो, लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो RNN का काम होगा यहाँ पर। ठीक है, अब RNN देखो यहाँ डायग्राम, अभी आपको समझ में आएगा, ये डायग्राम बना हुआ RNN का, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, समझाते हैं, देखो क्या हुआ, बता रहे हैं। तो the diagram depicts a simplified sentiment analysis process using RNN। सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं RNN से। एक टेक्स्ट दिया, उसको मैंने 0 या 1 लेबल असाइन कर दिया, है ना, कोई भी टेक्स्ट है, उसका पॉजिटिव सेंटिमेंट है, नेगेटिव सेंटिमेंट है, ये असाइन कर दिया। यानी आपने ऐसा डेटा बनाया, ठीक है, आप देते हो टेक्स्ट और आप देते हो सेंटीमेंट, ऐसा देते हो आप, है ना। तो यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके आगे उसका सेंटीमेंट लिखा है, मान लो यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा है, उसके आगे उसका सेंटीमेंट लिखा, पॉजिटिव नेगेटिव से आपने असाइन करा। हाँ, यूनिक वर्ड्स आर कन्वर्टेड टू नंबर्स फॉर द RNN टू अंडरस्टैंड। These numbers are fed into RNN one by one. Each word considered a single time step in a sequence. सीक्वेंस में इंटरप्रिटेशन होगा इसका, ध्यान दीजिए। देखो नंबर में तो मशीन लर्निंग में भी बदला, नंबर में तो ANN में भी बदला, लेकिन उसने सिक्वेंशियल इंटरप्रिटेशन नहीं करा उन्होंने। RNN सिक्वेंशियल इंटरप्रिटेशन करेगा उसको। दैट मीन्स RNN कैन एनालाइज सिक्वेंशियल डेटा लाइक टेक्स्ट टू प्रिडिक्ट द सेंटिमेंट। अब वो देखो कैसे, यहां क्या बताया जा रहा है, जैसे टेक्स्ट है आपका कैट मैट रैट, सेंटिमेंट है 1, रैट रैट मैट, सेंटिमेंट है 1, मैट मैट कैट, सेंटिमेंट है 0। तो 0 मतलब पॉजिटिव, 1 मतलब नेगेटिव, है ना। ऐसा आपको टेक्स्ट दिया और ये सेंटिमेंट दिया, इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, इंटीजर कन्वर्जन हुआ, कैसे हुआ भाई, कैट मैट और रैट, तो कैट 1, ठीक है, कैट 1 मैट और रैट 0 0, और जहां पर मैट आया वहां पर वो 1, और जहां पर रैट आया वहां पर वो 1। x2 में रैट रैट मैट, यानी 0 0 1। क्यों, क्योंकि कैट भी नहीं है, मैट भी नहीं है, तो भैया है 0 0, और रैट है तो वो 1, तो 1 1 और मैट। ठीक है, क्या था, मैट था ना, हाँ, मैं 0 0 1 क्या करा यहाँ पर, वो हाँ, कैट कैट मैट और रैट। ठीक है, x2, ये सेकंड सीक्वेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी इट्स टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। ओके, तो यहाँ पर रैट है, रैट सबसे आखिरी वाला वर्ड है ना, हाँ ठीक है, तो 0 0 1 ही आएगा ना, 0 0 1 ही आएगा। देखो ये समझना पड़ेगा कैसे कैसे बना रहा है ये। ठीक है, अगला है रैट, ये भी 0 0 1 आएगा। अगला है मैट, 0 1 0 आएगा। कैसे आएगा, देखो मैं बता रहा हूं, ये है रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने आपको पहले भी समझाया है। लेट मी टेक अ न्यू शीट एंड लेट मी राइट हियर। जैसे मैंने कहा माय नेम इज निर्मल, ऐसा कहा मैंने, आई एम योर AI टीचर। तो बताऊं क्या होता है, सबसे पहले इनमें से यूनिक शब्दों की लिस्ट बनाई जाती है। यूनिक वर्ड्स कौन कौन से हैं, माय, क्योंकि इसका टोकनाइजेशन, टोकन होगा, माय कॉमा नेम कॉमा एस कॉमा निर्मल कॉमा आई। तो यदि कोई टर्म रिपीट हो रहे हैं भाई, उनको वन वन टाइम लेना, मतलब यूनिक वर्ड्स आइडेंटिफाई करो पूरे टेक्स्ट में से, यूनिक, दैट्स व्हाट यू हैव टू फाइंड। और जितने यूनिक वर्ड्स हैं आपके टेक्स्ट में, जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं, वो सारे की सारे यहां पर ऊपर कॉलम में आएंगे। माय
नेम इज निर्मल, आई एम, जितने भी यूनिक वर्ड्स सब आएंगे, ठीक, सब आएंगे। और अब आप यदि कोई सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें इनका कोई, इनमें से कोई वर्ड आ रहा है, तो उस जगह पर 1 कर देना और बाकी जगह पर 0 कर देना। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ऐसे होता है इंटीजर रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पर जो डेटा है, ये कैट मैट रैट वाला जो वो बोल रहा है, वो कह रहा है कि देखो भाई, मेरे पास तो जो यूनिक वर्ड्स हैं वो है कैट मैट और रैट, यही मेरे पास यूनिक वर्ड्स हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम हैविंग, कैट मैट और रैट, ये मेरे पास यूनिक वर्ड्स हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये कि उसने ये बोला कि यूनिक वर्ड्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, कैट को करूंगा 100 से, मैट को करूंगा 010 से, रैट को करूंगा 001 से। और देखो, जहां पर कैट आया वहां पर उसने 100 कर दिया, जहां पर मैट आया वहां पर 010 कर दिया, जहां पर रैट आया वहां 001 कर दिया। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन उसने बनाया कि यूनिक वर्ड्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने भी ऐसे ही करा भाई, मैंने कौन सा नहीं करा, मैंने भी तो ऐसे ही करा। ये देखो, यहां पर यूनिक वर्ड्स जो पहले मैंने आइडेंटिफाई करे, ठीक है, यही करा था यूनिक वर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, माई नेम इज करते हुए ये करा था मैंने यूनिक वर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन। और जहां यदि मेरे सेंटेंस में कहीं पर ये यूनिक वर्ड आ रहे हैं तो उनको 1 से बना दो, नहीं तो नहीं आ रहे हैं तो 0 कर दो, यही करा मैंने, यही होता है। ठीक है, तो टेक्स्ट टू न्यूमेरिक्स यही होता है, टेक्स्ट टू न्यूमेरिक्स। और इसको अपन वो बोलते हैं काउंट वेक्टराइजर, सीवी। सीवी के अंदर होता है। आपको ये भी पता, टेक्स्ट टू न्यूमेरिक्स करने की दो तरीके हैं, एक काउंट वेक्टराइजेशन होता है और एक होता है टीएफ आईडीएफ, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, दोनों ही बताइए मैंने, टीएफ आईडीएफ एंड द काउंट वेक्टराइजर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने टेक्स्ट में से यूनिक शब्दों को छाटो। हर एक यूनिक शब्द अपने आप में एक कॉलम बनाएगा, और फिर आपके सेंटेंस में यदि वो शब्द आता है तो उसके आगे 1 करो, नहीं तो 0 करो, यही होता। ठीक है, तो उन्होंने यही बनाया। अब ये क्या है, ये देखो, व्हाट इज दिस, ऐसा कोई न्यूरल नेटवर्क बना रहा है वो, 101 010 100। ठीक है, ऐसा करके कुछ न्यूरल नेटवर्क बनाया है वो उसने। ठीक है, और देखो क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेट अस से द इनपुट वेट्स आर डिनोटेड बाय डब्ल्यू आई, आउटपुट वेट्स आर डब्ल्यू ओ, है ना, डब्ल्यू और डब्ल्यू आई। फीडबैक लूप वेट्स आर डब्ल्यू एच, एंड बायस for the first hidden layer is bi, bias for the output layer is b0, then the mathematical formulation is given as, ऐसा करके कुछ दिया मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। और भाई ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन नया नहीं है, एलएसटीएम में करा है आपने। आपने वेट एज एन इनपुट दिया, मतलब वेट और ये x11 ये दोनों इनपुट हैं, वेट के साथ ही देते हो ना भाई, वेट और इनपुट जाते हैं ना, डब्ल्यू आई एक सही होता है, तो डब्ल्यू आई इंटू x11 प्लस बायस और जोड़ दो मेरे भाई, तो x11 और ये देखो x11 इंटू डब्ल्यू आई प्लस 00.wh कर रहा है ये। ठीक है, ये रहा 00.wh। ठीक है, ये करा प्लस बायस, और इसको उठा के किस में देना पड़ेगा, 10h एक्टिवेशन फंक्शन में। तो यही तो करते थे, यही तो करते थे। ठीक है, x11 डब्ल्यू आई यहां से गया, 00 WH यहां से गया, ये 00 क्या है, ओ है वो, एक्चुअली 00 मैं बोल रहा हूं, दैट इज एक्चुअली इनिशियल रैंडम फीडबैक लूप वेट्स। ओके, इनिशियल कुछ वेट्स हैं, फीडबैक लूप वेट्स हैं।
वो मेंशन कर रखे हैं। एंड ये कुछ प्रीवियस आपको आउटपुट मिला होगा जो कि अब एज एन इनपुट जा रहा है। ठीक है, ये प्रीवियस आउटपुट है। ओ जीरो ओ का मतलब प्रीवियस आउटपुट है जो एज एन इनपुट जा रहा है इसके अंदर, और ये आपने करंट इनपुट दिया है। तो मान के चलो ये प्रीवियस आउटपुट है जो कि अब एज एन इनपुट जाएगा इस लेयर में, यहाँ पर 10H है और यहाँ आपने कुछ और भी इनपुट दिया। ये बातें एलएसटीएम में पड़ी हैं। तो क्या हुआ, WI X11 प्लस ये जो प्रीवियस आउटपुट था अब एज एन इनपुट है यहां के लिए, तो 0O इंटू WH वेट के साथ ये भी आएगा। ये जाएंगे, अच्छा इसमें बायस और जोड़ दो, प्लस बायस, तो ये करे ही इन्होंने, प्लस बायस जोड़ दिया। ये पूरा जाएगा किसमें, 10H एक्टिवेशन फंक्शन में, तो जाके O1 मिलेगा, तो जाके आउटपुट मिलेगा। फिर भाई ये जाएगा अगले वाले 10H में, यहां पर भी आपने कुछ इनपुट दे दिया, X12 इनपुट दिया, ठीक है, यू गेव देन इनपुट हियर। और यहाँ पर WI वेट है, ये फिर वापस वही होगा, WI इंटू X12 प्लस O1 इंटू WH प्लस बायस 10H के अंदर गया। ठीक है, इस तरीके से ये काम होगा और आपको ये फाइनल आउटपुट मिल रहा है। दिस इज द फाइनल आउटपुट, जिसमें आप कह रहे हो कि मुझे यदि क्लासिफिकेशन करना है सेंटीमेंट 0 या 1 का, तो भाई मैं क्या लगाऊंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू अप्लाई, सिग्मोइड। एट द एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई द सिग्मोइड फॉर द क्लासिफिकेशन। इंटरमीडिएट में सिग्मोइड नहीं लगाया, इंटरमीडिएट में रेलू भी नहीं लगाना है, ध्यान देना। रेलू रेलू जो होता है ना वो ANN में और CNN में लगता है बीच में, यहां पर बीच में 10H लगता है। ये LSTM में भी कहा था, है ना, LSTM में भी 10H से ही खेल करा था अपन ने। सिग्मोइड तो सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए लगा रहे हो, 10H लगेगा यहां पे, हाइपरबोलिक टेंजेंट। ठीक है, यही आपका RNN है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और ये देखो ऐसा, ठीक है, लूप हो रहा है यहां पे, लूप बैक हो रहा है। हियर T डिनोट्स अ टाइम स्टैम्प, T एक टाइम स्टैम्प है। ओके, तो यहां क्या हुआ, देखिए X11 T इक्वल टू 1, X12 T इक्वल टू 2, X13 T इक्वल टू 3, 3 टाइम स्टैम्प दे रखे हैं आपको। एंड 101 010 100 ये इनपुट है, ये आपने दिए न्यूरॉन को। न्यूरॉन में रिकरेंट कनेक्शन है। रिकरेंट क्यों, अरे भाई कोई शब्द दोबारा आ गया सेंटेंस में तो मैं उठा के उसको वापस से उसी लूप के माध्यम से उस न्यूरॉन को दे दूंगा, ऐसा कर सकता हूं मैं, है ना। दैट्स व्हाट आई कैन डू, इट्स अ feasible, if any of the word came so I can give it back to the neuron। ठीक है, ये कर सकता हूं। ओके, तभी लूप बना। कुछ समझ में आया आपको RNN का इंट्रोडक्शन के बारे में, हैव यू अंडरस्टूड एनी समथिंग रिलेटेड टू द RNN? अभी तो टाइप्स ऑफ RNN बताना है, 1 to many, many to 1, many to many। अब आपका RNN का फंडा भी क्लियर हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि इसी को मैं आगे यूज करूंगा जब मैं अटेंशन मैकेनिज्म बताऊंगा। ये मेरा पूरा अटेंशन मैकेनिज्म जो रिसर्च पेपर है उसके ऊपर बेस्ड पूरा जो है ये कंटेंट है। ठीक है, हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द अटेंशन मैकेनिज्म। ओके, कैसे काम करता है LLM, ये वापस से बातें रिपीट होंगी क्योंकि इस तरीके का आपको डेटा बनेगा, मिलेगा। ओके, ठीक, फाइन। ये एम्बेडिंग्स वगैरह क्या होती हैं ये बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, यहाँ ये रहा सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। ओके, इस पर रिलेटेड मैथ्स भी करेंगे, इन इक्वेशंस को समझने की कोशिश करेंगे, और कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो WI X ही हो रहा है वो। ठीक है, इस यहाँ तक अपन आएंगे ऐसे। RNN बेस्ड अटेंशन मैकेनिज्म, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म में क्या अंतर है ये बताना है मुझे। ठीक है, ऑलराइट। और
फिर आप इतना करते हुए, सब पढ़ते हुए, फिर आप ये ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर है, जब वो समझ जाओगे तो फिर तो ये खेल समझ ही जाओगे। ये ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये बताना है मुझे। अब एनकोडर डिकोडर आएगा। ठीक है, ये अप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आप देखिए, तो आप समझ गए होगे कि मेरी क्या प्लानिंग चल रही है आपको समझाने के लिए। ऑल राइट। सो what we came to know in today's class is कि सिक्वेंशियल डेटा को यदि इंटरप्रेट करना हो, यानी एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, एक ऑर्डर के अंदर यदि डेटा आ रहा है, तो उसके सीक्वेंस को एनालाइज करना पड़ेगा, उस फॉर्मेट को एनालाइज करना पड़ेगा। और हमने हर एक यूनिक वर्ड जो सीक्वेंस में मौजूद है उसको कॉलम में लिखा। उसका फिर हमने क्या करा, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया। ठीक है, जैसे मैंने यूनिक के हिसाब से न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बोला कि भाई कैट को 100 से, इसको रैट को 001 से, मैट को 010 से रिप्रेजेंट करूंगा। ऐसा मैं करूंगा। अब मान लीजिए ये शब्द वापस से आते हैं तो मैं लूप घुमाकर वापस से न्यूरॉन पे ठोक दूंगा। दैट्स व्हाट आई कैन डू। और आपने ये चीजें कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट होता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन करके, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और फिर आगे कंपाइलर डिजाइन, ये पढ़ते थे हमको। ये गेट के भी बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, टीओसी और कंपाइलर डिजाइन। वहां पर आपने स्टेट्स, ठीक है, स्टेट ये लूप बनते हुए वहीं पर ही देखी। ठीक है, तो मैं उसके कंटेक्स्ट में भी बात करूंगा और आप ये समझे। सो अब लगेगा मुझे तो स्टोरी टेलिंग भी कर लूंगा मैं। ठीक है, ऐसे भी देख लेंगे। और यहाँ पर ये रिपीटेशन होने का मतलब क्या हुआ कि यदि वो वर्ड वापस यूज हुआ है, ठीक है, तो आई नीड टू लूप बैक। ठीक है, और जब हम सिंपल ए एन एन बनाते थे तो लूप बैक नहीं कर सकते, वो फीड फॉरवर्ड ही है, क्योंकि वो सीक्वेंस की बात समझते नहीं ना। जैसे मैंने लिखा माई नेम इज निर्मल एंड योर नेम इज सोहिल, तो नेम जो है मेरे जब वो टेक्स्ट का सीक्वेंस आया तो नेम आया एक बार, दूसरा वाला जो सेंटेंस बोला उसमें भी नेम आया, उसमें इज भी आया। जैसे मैं कहूं, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं, माई नेम इज निर्मल, योर नेम इज सोहेल, तो भाई नेम यहां पर भी आया, नेम यहां पर भी आया, इज भी आया, इज भी आया, निर्मल भी आया, सोहेल भी आया। सोहेल इज अ डिफरेंट थिंग। तो पहले मैं यूनिक वर्ड्स निकालूंगा। यूनिक वर्ड्स कौन कौन से? माई नेम इज निर्मल एंड सोहेल। ठीक है, ये यूनिक वर्ड्स हैं। चलो, तो पहला वाला सेंटेंस क्या था? माई नेम इज निर्मल, तो माई पे वन, नेम पे वन, इस पे वन, निर्मल पे वन। दूसरा वाला सेंटेंस क्या था? माई नेम इज सोहिल, इस पे वन, तो इस पे जीरो, इस पे जीरो। ये बनेगा आपका इंटीजर रिप्रेजेंटेशन इन सेंटेंसेस का। ओके, अब मैंने इनपुट क्या लिया? अब मेरे पास कोई इनपुट सीक्वेंस आएगा, इनपुट आएगा मेरे पास। ठीक है, अब यहां पर न्यूरॉन है। तो यदि आपको प्रीवियस इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रीवियस इंफॉर्मेशन बोले तो क्या प्रीवियस में क्या चाहिए तुम्हें? प्रीवियस में क्या चाहिए? अरे प्रीवियस में ये पुराने शब्द चाहिए जो इस्तेमाल हो चुके हैं, वो चाहिए। तो भाई घुमा के डाल दो वापस यहां पर, लूप बैक करो, यही रिकरेंट है, यही रिकरेंट नेटवर्क है। ठीक है, तो मेरे पास वर्ड्स का कलेक्शन तो इतना ही है जो सामने लिख दिया, यूनिक वर्ड्स यही है। अब ये मैं इनका रिकरेंट करते हुए, क्योंकि रीयूटिलाइजेशन करते हुए मैं आरएनएन बना रहा हूं। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, डस माइनस वन प्लस वन ऑल्सो हैव बिटवीन द वैल्यूज, और दे आर बिटवीन। सर ये माइनस वन प्लस वन, ये तो सेंटीमेंट जो है सर, आपने पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल तो आप असाइन कर सकते हो, और कुछ भी नहीं। What will be the output of the 10H activation function as the sigmoid is having a threshold 0.5 to classify? Yes, ये बात तो है।
तो सर यहाँ पर अपन ने 10H का हाइपरबोलिक टेंजेंट का, आपने कहा था ना -1 to +1 ही होती है, -1 to +1 वैल्यू होती है हाइपरबोलिक टेंजेंट का, -1 to +1। ठीक है, यहाँ सोहेल ने लिख भी दिया और आपने भी इसी बात को कहा, -1 to +1 ये वैल्यूज होती हैं। अब इसका क्या करेंगे अपन, ये पूछ रहे हैं आप, व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद द +1 एंड -1 वैल्यूज, ये पूछ रहे हैं कुछ ऐसा, क्या करेंगे, तो देखेंगे क्या करेंगे इनका। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट क्लास में RNN कल फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं मैं ये फिनिश, अगेन इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि मैं ये समझाऊंगा वापस से अगेन, ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कल की। RNN खत्म करूंगा, ठीक है, ये पूरा बताऊंगा। LSTM आप फॉलो अप कर लीजिएगा RNN के बाद, क्योंकि एक्चुअली RNN पहले आता है, LSTM बाद में आता है। हमने LSTM पहले पढ़ लिया, ये काम कर लिया हमने, तो कोई बात नहीं, RNN अब पढ़ा दिया, LSTM फॉलो अप कर लीजिएगा। तो कल की क्लास में अपन RNN फिनिश करते हैं, फिर आगे बात करते हैं क्या है। हाँ, और कुछ डाउट या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यस, एनीथिंग यू वांट टू से? Sir, one question. Like LSTM, that was used for like forecasting, like long, short हाँ हाँ हाँ, terms. सेम, हाँ, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, दैट्स द सेम थिंग, सिक्वेंशियल डेटा। ओके, Okay. sequential data only to interpret. Sir, LSTM, Eh, sir, LSTM is a type of RNN only. LSTM yes. is a type of RNN only, वो वही है। ओके, बट मैं भी बताऊंगा, RNN एक लफड़े में फंसता है, देयर इज एन इशू विद RNN, वो वेनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट में फंसता है, तो उसी को रिमूव करने के लिए LSTM आया था, टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम ऑफ वेनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट। क्योंकि हियर यू आर ट्राइंग टू मेक RNN टू रिमेंबर द प्रीवियस इंफॉर्मेशन, तो वो भाई कब तक याद रखेगा, बोलेगा सर हद होती है, कब तक याद रखूंगा मैं पुरानी, और पुरानी इंफॉर्मेशन बोले तो क्या, मैथमेटिकली पुरानी इंफॉर्मेशन बोले तो क्या, व्हाट व्हाट एक्चुअली इट इज, क्योंकि हम तो पूरा मैथ्स करते हैं, व्हाट इज ओल्ड इंफॉर्मेशन, वही बात करेंगे। और खैर डीप लर्निंग वालों को बता चुका हूँ, वो ग्रेडियंट होता है वो पुरानी। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। ये अनिल सर कुछ पूछ रहे हैं? Sir, you're teaching moreover with the text. So will be you're going to teach anything with images with RNN and LSTM, sir, in the future? सर इमेजेस पर देखते हैं सर, पहला तो टारगेट टेक्स्ट ही है हमारा। ओके, Okay, sir. एंड अभी सर एट द मोमेंट तो कोई प्लान नहीं है कि इमेजेस पर क्या काम करना है इसको लेकर। ओके, तो देखेंगे सर Sir, अकॉर्डिंग टू when द you प्रॉब्लम compare the स्टेटमेंट। application wise, sir, moreover these are with text. How about images, sir? They are widely used or less used? सर लेस यूज, If you बिकॉज इमेजेस के लिए CNN है सर हमारे पास, तो LSTM का मैटर नहीं बनता इमेजेस पर काम करने के लिए। okay, sir. वी आर हैविंग सर CNN, एंड CNN फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, वो अपने आप ही दमदार है, और उसमें कोई रिपीटेशन वाला मैटर नहीं बनता सर, जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं, से एक सीक्वेंस डेटा की बात कर रहे हैं। ओके, तो जो टास्क हमारे इमेजेस को लेकर होते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन करना, क्लासिफिकेशन करना, वो सर अपन इसको रिलेट नहीं करते। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू रिलेट विद सच काइंड ऑफ डेटा कि हम LSTM लगाएं। ओके, तो वहां पर CNN काम करता है। Okay, sir. Thank you, sir. So, sir, one question. Like in here LSTM, are you showing about like tax data prediction? But I'm really surprising because in LSTM you usually use like sharp market price prediction or like time series हाँ हाँ, related yes, so problem. that is also sequential, and text is also sequential, that's what we are saying. So text is a sequential data na sir. Okay. And sir, it would be really good if you show us too both of the text and also how it functionally work about the sequentially data, numeric data, like time series related problem. Okay, all right sir, all right, Okay. that I will also show. Okay, and we'll try to do some coding or implementation part also using RNN. Okay, so I will show you the data in such a way, and then we'll try to apply the RNN on it. Yes, sir. That would be really helpful Ah, for sir, us. yeah, Thank you. definitely. First, let me, sir, explain the concepts. What's the maths behind? What's the logic behind it? Why we are using it?
The reason, let me clear, and then sir we can do the application also. Okay, yes Sohel. हेलो सर। सर मेरे पास दो क्वेश्चन है पूछने के लिए। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने अभी जैसे स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन का आपने वो करा रखा है प्रोजेक्ट यूजिंग एलएसटीएम, राइट? हाँ अब सीधी सी बात है, एलएसटीएम मेरा एक डीप लर्निंग मॉडल है, लेकिन प्रेडिक्शंस और फोरकास्टिंग में हम बेसिक जनरली हम अरीमा और ये सब टाइम सीरीज मॉडल हाँ अरीमा हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि कब हम ये डीप लर्निंग मॉडल जैसे एलएसटीएम यूज करते हैं और कब हम ये अरीमा सरीमा ये टाइम सीरीज मॉडल्स यूज करते हैं? देखिए बीच में कोई डिफरेंशिएशन है क्या? देखिए व्हेन टू यूज व्हेन ये वाला क्वेश्चन है। जी तो टाइम सीरीज का डेटा दिया, टाइम सीरीज का डेटा में स्पेशली टाइम सीरीज की एल्गोरिदम बना रखी है उन्होंने, जैसे अरीमा सरीमा है ना, स्पेशली वो बनी रखी है। तो प्रायोरिटी तो अपन उनको दे रहे हैं। ओके, वी आर गिविंग द प्रायोरिटी टू द टाइम सीरीज एल्गोरिदम्स और द टेक्निक्स कि आपको ये लगाना है, ठीक है, अरीमा सरीमा वगैरह लगाना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि उस टाइम सीरीज को हम सिक्वेंशियली माने कि डेट वाइज है, ठीक है, अब ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि यार ये तो सिक्वेंशियल भी है और सिक्वेंशियल को मेरे ये डीप लर्निंग मॉडल भी हैंडल करते हैं, तो फिर अपन ने एलएसटीएम लगाया या बाई एलएसटीएम लगाया टू मेक द प्रेडिक्शन फॉर द नेक्स्ट डे, क्या होगा, स्टॉक का प्राइस क्या होगा, कितने पर क्लोज होगा। तो फिर अपन ऐसा जो है उसके ऊपर लॉजिक बिठा रहे हैं। अब वो अब क्या है, और चीज ये है न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड मॉडल, है ना, ऐसा है। तो अब प्रॉपर एक आर्किटेक्चर बनेगा, कई लेयर होंगी, कई न्यूरॉन ऐड होंगे, तो हम ये मान के चलेंगे यार इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग होगी डेटा की, देयर विल बी प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द डेटा, ठीक है। और क्योंकि होगी तो हम इनको फिर कहेंगे यार आप स्ट्रांग हो, आप प्रिडिक्शन अच्छा दो, बजाय इसके कि हम सिर्फ एक टाइम सीरीज के एल्गोरिदम को ही ले लें और उससे हम अपना आंसर निकालें, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ योर थॉट है आपका, ठीक, कि डीप लर्निंग करना है या उनका स्पेशलाइजेशन मॉडल को ही इस्तेमाल करना है, ठीक है, जिसके करस्पॉन्डिंग वो बने हुए हैं, बट मैं इनको भी यूज करना चाहूंगा, ठीक है। यू गो अहेड विद अरीमा सरीमा एंड देन यू कैन यूज द एलएसटीएम आल्सो। तो मतलब टेक्निकली आप ये कह रहे हैं कि फर्क कोई नहीं है सिर्फ अगर मेरे पास मान लीजिए डेटा बहुत ज्यादा आ जाए, हाँ तो उस ठीक है, केस में एलएसटीएम बेटर ट्रेनिंग कर लेगा एज कम्पेयर टू अरीमा सरीमा। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल right? बिल्कुल 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 ठीक। करेगा, ठीक है, आप दे और, सकते हैं इसको प्रेफरेंस, यस। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन और था, इसके लिए शायद आपको एक एमएस वर्ड में आपको थोड़ा कुछ लिखना पड़ेगा, मतलब एक मतलब मेरे से किसी ने पूछा था एक क्वेश्चन, सो हाँ 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 इसका हाँ, मैं आपसे जवाब बोलिए, देना चाहूँगा। यस। मतलब जैसे टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, वैसे मैं पहले हाँ बता दूं। हाँ हाँ तो क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें आपके पास जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक का डेटा है, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ अब आप मतलब और अब सीधी सी बात है, अब जैसे आज डेट क्या है, 29th ऑफ जून है ना, मतलब अभी जून 2024 ये चल रहा है, एंड जो आपके पास ये डेटा है हाँ 2023 से 24 ये डेली बेसिस का डेटा है, हाँ, मतलब ठीक है, 365 रोज का डेटा है, ठीक है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे अब सीधी सी बात है, जैसे मेरा जन नो नो सर सॉरी जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक का डेटा है, हाँ ठीक है, जनवरी ठीक है। तो 23 से दिसंबर 23 दिसंबर तक का 2 इयर्स का डेटा है, ना ठीक ना है, ना 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 दिसंबर 23 पूरा एक ठीक साल है, का। 23 कर दो तो 1 ईयर का डेटा है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर मुझे मान लीजिए 1 जनवरी 2024 का करना हो, तो वो तो मैं सिंपल टाइम सीरीज फोरकास्टिंग कर सकता हूँ, राइट? हाँ ठीक है, हाँ उसका टाइम कोई सीरीज, हाँ अब मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जैसे मैं 1 जनवरी का मैंने अपना किया, ठीक है, हाँ मेरा 2024 का मेरा डेटा आ गया, हाँ, इस डेटा को मैं अपने पुराने ट्रेनिंग डेटा में ऐड करके वो दोबारा ट्रेनिंग करूंगा ताकि मैं अपने फर्दर डेट्स की भी फोरकास्टिंग निकाल सकूं, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप इसको अब अपने डेटा में ऐड कर दीजिए ताकि आप फर्दर फोरकास्टिंग करें, यस। हाँ नहीं हाँ, अब मैं अभी बता रहा हूँ। अब इसकी कंडीशन ये है कि कस्टमर की डिमांड ये है कि मेरी जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वो 365 डेज की ही रहनी चाहिए, मतलब अगर मैं 1 जनवरी 2024 ऐड कर रहा हूँ तो 1 जनवरी 2023 भी हमें रिमूव हो हटाना जाए, पड़ेगा, ठीक है?
हाँ, हटाना पड़ेगा। तो सिमिलरली ऐसे आगे की भी जो रोज मैं ऐड करता जाऊंगा, ट्रेनिंग हाँ में प्रेडिक्शन करता जाऊंगा, ऐड ट्रेनिंग में हाँ ऐड करता जाऊंगा, हाँ हाँ पिछली की भी जो डेट्स है 2nd 3rd 4th जनवरी 2023 वो भी रिमूव होती जाएंगी, हाँ, ठीक है। होती जाएगी। अब एक समय ऐसा सीधी सी आएगा, बात, मुझे लग रहा है वही कह रहे हो आप, एक समय ऐसा आएगा सर 365 कर लोगे तो ये पूरा निपट जाएगा और इसके नहीं नहीं प्रिडिक्शंस आ जाएंगे, ऐसा कुछ। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ। अब अभी सिनेरियो ये है, अब जैसे डेट क्या, अभी 29th जून है, ठीक है। हम्म तो सीधी सी बात है, अब 29th जून 2023 से लेकर 29th जून 2024 तक का डेटा आ जाएगा, राइट। हम्म तो हम कर क्या रहे हैं, हम आइट्रेशंस में बार बार मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, हम्म उसको ट्रेनिंग डेटा में डाल रहा हूँ, और पुराना जो ट्रेनिंग डेटा है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ एक रो का, है ना। हम्म तो हम्म अब सीधी सी बात है, ये जो बार बार रीट्रेनिंग और फिर उसको ऐड करना रिमूव करना, ये एक बहुत लंबा टास्क हो जाएगा। हम्म। क्या इसको कोई ऑप्टिमम तरीके से कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है। अच्छा, ऑप्टिमल तरीके से कर सकते हैं क्या? अच्छा, हाँ आपने ये बनाया कि सर हम पुराने वाले डेटा को रिमूव करें और नया जो एंट्री है वो उसके अंदर ऐड करते रहें, ठीक है। मतलब और जितना मेरे रिमूव को, कर रहे हैं उतना हाँ, ऐड कर रहे उतना, हैं, और यस। मेरे को एंट्री 365 की ही होनी चाहिए। अभी चलो करंट स्टेट करेक्ट में मैं यहाँ पर आया हूँ, जून पर पहुँच गया, करेक्ट। ठीक है, जून पर पहुँच गया, और फिर इसके हिसाब से मैं चाह रहा हूँ कि जो है 28 जून 23 से लेकर 28 जून 24 तक का हो, और 29 जून 24 का मैं प्रिडिक्शन कर लूँ। मेरे पास 1 ईयर का ही टाइम स्लॉट है, ठीक है, करेक्ट। इतना मैं जो है चाह रहा हूँ। अब आप ये कह रहे हैं कि ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या और हो सकता है इसका। हम्म हम्म। हम्म, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन में आपको क्या नहीं लग रहा कि आप खुद ही एक ऑप्टिमल सोल्यूशन बता रहे हो? आपको नहीं लगा ऐसा? आप ये जो मुझे लगा, सोल्यूशन, बट मैं फिर भी कंफर्म करना आप चाहता सेल्फ में नहीं बता रहे आप एक ऑप्टिमल सोल्यूशन कि सर मेरे को सिर्फ 365 ही चाहिए, तभी मैं एक हटा रहा हूँ और एक नया ऐड कर रहा हूँ। आपको नहीं लगा सर ऐसा? हूँ, स्लाइडिंग विंडो की अप्रोच मुझे लगी। हाँ, मतलब खुद ही ऐसा, मतलब सेल्फ का देखिए आपने ये बोला ना कि 365 चाहिए, तो 365 में आपने एक रिमूव करा और एक आप ऐड कर रहे हो। दैट मीन्स यू योरसेल्फ आर ऑप्टिमाइजिंग अ प्रॉब्लम, दैट मैं एक रिमूव कर दूंगा, एक ऐड कर दूंगा, मेरे पास 365 मेंटेन रहेगा, इजंट इट? नहीं 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 सर, इतनी बात ये है ना कि आप एक डेटा की बार बार आप रीट्रेनिंग करते रहेंगे तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, राइट। हाँ, आप रीट्रेनिंग, अलग अब मेरे को डेटा ये की, चीज आई, रीट्रेनिंग वाली बात करी आपने। मतलब हाँ अब जो डेटा गया वो तो गया, और जो हाँ। बाकी वो डेटा है उसको ट्रेन करके फिर अगला प्रिडिक्शन निकालो, यही कह रहे हो? फिर वो जो करेक्ट पुराना डेटा गया, अब जो नया आया उसको लेकर फिर अगला प्रिडिक्शन निकालो, ये वाली बात करेक्ट कह रहे हो, ठीक है। करेक्ट। तो भाई हमारे पास क्या होता है ना सोहिल, हमारे पास क्या होता है, हम प्रीवियस डेटा रिमूव तो नहीं करते हैं, हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पर ट्रेन कर देते हैं अपने मॉडल को। इसको ट्रेन करा, जैसे हमने 1 जैन से लेकर 31 दिसंबर 23 तक अपने मॉडल को क्या करा, ये सीक्वेंस में था, 365 एंट्रीज थी, इस पर हमने अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया और नया प्रिडिक्शन आ गया, जिसको आपने क्या बोला कि ऐड कर दिया, यहाँ पर उसको ऐड कर दिया इसका 1 जनवरी का प्रिडिक्शन मेरे हाथ में आ गया। अब आपसे सामने वाला कह रहा है कि भाई अब तुम 1 जन 2023 हटा दो और तुम्हें दूसरे का प्रिडिक्शन करना है। तो भाई दूसरे का प्रिडिक्शन जब मैं 1 जैन का प्रिडिक्शन कर सकता था, तो मैं 2 जैन 24 का प्रिडिक्शन क्यों नहीं कर सकता था एग्जिस्टिंग से, ये बताइए। नहीं वाई नहीं शुडंट आई, मैं क्यों नहीं कर सकता था इससे, ठीक है। क्योंकि वही मतलब वो है ना, एक लिमिटेशन लगा दी है कि आपको वो 1 जन 2023 का डेटा हटाना ही है। अच्छा, वो हटा नहीं है, 365 का ही ब्रैकेट आपको रखना है, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो आपको बोला कि भाई एक डेटा हटाओ और रीट्रेनिंग की प्रोसेस जो है वो फॉलो करें। अब देखिए क्या है, नया प्रिडिक्शन ना करवाने के लिए सोहिल आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपन ने पढ़ा है, ईएमए पढ़ा है जी अपन ने, ठीक है। जी। तो क्यों ना अपन उसी टाइप का लॉजिक यहाँ पर लगाएं, ईएमए वाला, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला, ठीक है, कि ऐसा कुछ प्रिडिक्शन आया है यहाँ पर मुझे मिला है, एंड यही कुछ एवरेज लेते हुए वैल्यूज का हम अगला प्रिडिक्शन और दे दें, ठीक है, नेक्स्ट प्रिडिक्शन और दे दें, मत करो रीट्रेन। किसने बोला रीट्रेन मत करो? आप एक काम करो, डिफरेंस देखो यार, 1 जैन को इतना था 23 को, और 1 जैन 24 को यह आंसर था, ठीक है, कितना चेंज आया इसके अंदर?
ओके, यू जस्ट मेक योर जनरलाइज्ड फॉर्मूला, कितना चेंज आया, कितना एरर है इसमें, तो एक्सपेक्टेड दूसरे वाले में कितना होगा, तो जस्ट टेक एन एवरेज ऑफ द, ऐसा कर सकते हैं अपन, रीट्रेनिंग मत करो, एवरेज ले लो, मंथली एवरेज ले लो, वीकली एवरेज ले लो, उसके हिसाब से अगला प्रेडिक्शन क्या हो सकता है वो लिख दो, मत करो रीट्रेनिंग का, बात ही नहीं हुई है। तभी अपन ने ईएमए मूविंग एवरेजेस को कंसिडर करा, रोलिंग विंडो को कंसिडर करा। टाइम सीरीज के अंदर यही तो होता है, रोलिंग क्यों लिया उन्होंने रोलिंग, तो ये टाइम सीरीज का प्रॉब्लम है, उसमें रोलिंग कंसिडर करिए कि 7 दिन के बाद क्या होगा, तो ऐसे ही है ना मेरा एक्सपेक्टेशन कि 7 दिन के बाद, 10 दिन, 15 दिन के बाद क्या होगा नेक्स्ट, तो कुछ इस तरीके से आप रोलिंग कर सकते हो, बार बार रीट्रेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा आपको आंसर मिलेगा। और फिर सामने वाले ने आपसे क्या कहा? नहीं मतलब यही सवाल था उनका, तो मतलब मेरा दिमाग थोड़ा ज़्यादा था इसमें मूविंग एवरेज में, बट उसको एग्जैक्टली कैसे पुट अप करना था वो मेरा थोड़ा, उसमें मुझे दिक्कत हो रही थी। बट ये आपने अच्छा पॉइंट बता दिया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, उसमें मतलब ट्रिपल डबल जो भी आपने हाँ, ऐसे ही है, आप ये करो, सिंपल बना। अब बाकी ऑप्टिमाइजेशन की, अब यदि एक एंड पे और जाए, ऑप्टिमाइजेशन की तो लिस्ट ऑफ एल्गोरिदम्स है, जैसे पार्टिकल स्वॉर्म इंटेलिजेंस, पीएसओ करके एल्गोरिदम होती है, बड़ी फेमस है ये भी, स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है ये, ठीक है, और उसमें भी आपको यही निकालना पड़ेगा एरर वगैरह की, मतलब जो है ना, ये वाली वैल्यू आई थी, फिर ये वाली वैल्यू आई थी, तो कितने का डिफरेंस है, मैं उसी को बहुत सिंपल वे में बोल गया आपको, ठीक है। तो लेट अस टेक द एवरेज, भाई मेरे को एक प्रेडिक्शन आ गया, एक वैल्यू जो है हटा के, अब फिर आप बोलो फिर से उस मॉडल को ट्रेन करके अगला प्रेडिक्शन निकालो, ना, करना ही नहीं मेरे को ये काम, लेट मी टेक द एवरेज, ठीक है, मेरे को पता चल गया 1 जनवरी से 1 जनवरी में क्या कितना क्या चेंज आता है, तो इसी का एक एवरेज करते हुए कुछ एक जनरलाइज फॉर्मूला निकालते हुए अगला निकाल दो, मत करो रीट्रेन, किसने बोला मत करना, तो एवरेज चलो, आप मूविंग एवरेज करो, तो एवरेज आएगा, उससे तो क्लियर हो जाएगा ना सोहिल, है ना, एवरेज से तो मेरा हिसाब बन जाएगा, ठीक है, कि कैसे क्या काम कर रहा हूं मैं, तो जस्ट क्लियर दैट फॉर्मूला, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, मेरा एक थॉट प्रोसेस और चाह रहा था कि क्या मैं इसमें PACF यूज कर सकता हूँ, क्या पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरी जो भी आगे की जो मेरी प्रेडिक्शंस होंगी उनकी एक डिपेंडेंसी दिख जाएगी प्रीवियस डेट्स के साथ, तो अकॉर्डिंगली मैं उसको भी इस कांसेप्ट में क्या यूज कर सकता है। देखिए, अगेन दैट इज अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप ओनली, तो ये एवरेज और वो जो मैं बोल रहा था ना, यही कोशिश है, आप ऑटो कोरिलेशन भी करके देख सकते हो, व्हाट इज अ कोरिलेशन, वो भी एक प्रकार का रिलेशनशिप ही बता रहे हैं, ठीक है, तो कोरिलेशन इक्वेशन के फॉर्मेट में आपको जो भी मिले, मतलब मैंने वही कह रहा था ना, ये मूविंग एवरेज के लिए आप अब देखो जरा क्या इक्वेशन बन रही, क्या रीट्रेन नहीं करना, मत करो, 365 पे ही चलने दो, ठीक है, तो फिर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोरिलेशन मिल रहा है, तो वो एवरेज निकाल के, तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि ये 5 वैल्यूज हैं, इनका एवरेज कर लेता हूं, तो चलो शायद नेक्स्ट वैल्यू आएगी, ठीक है, नेक्स्ट ये आएगा, फिर एक कम करके फिर अगले का एवरेज कर लो, अगले 7 वैल्यू का एवरेज कर लो, फिर एक कम करके अगली 7 का एवरेज कर लो, ये सबसे सिंपलेस्ट है सोहिल, एक प्रेडिक्शन निकाला है बस तुमने, रीट्रेन नहीं कर रहे। और इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि जो मेरी आगे वाली जो प्रेडिक्शंस होंगी वो मतलब उनके जो वेट्स होंगे सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट होंगे, क्योंकि वो रिसेंटली कंट्रीब्यूट करेंगे हाँ, आगे के प्रेडिक्शंस के हाँ, लिए। आगे वही आगे के वेट, वही मैंने कहा ना, आगे के, तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना कि सबसे रीसेंट वाले जो आया है प्रेडिक्शन, उसी को एवरेज करते हुए फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐसा करके, तो कुछ ना कुछ और ऐसे ही लॉजिक हम बनाने को कह सकते हैं, ठीक है, ये एक सोल्यूशन है मेरे अकॉर्डिंग अभी हाल फिलहाल में जो आपने पूछा। ठीक है सर, बाकी ये क्या आपने पार्टिकल स्वॉर्म इंटेलिजेंस बताया, आपने इसको अरे ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है सोहेल, मेनी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आर देयर व्हिच कैन बी अप्लाइड, ठीक है, ऑलराइट, श्योर सर, थैंक यू सो मच, ऑलराइट, ओके, चलिए